गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द ब्लैक होल। हमारे तालीमी निज़ाम या जो बतौर मजमूई हमारा तालीमी कल्चर है, उसमें जहाँ और बहुत से ऐब हैं, वहीं एक ख़ामी आप जानते ही हैं, वो ये है कि इसमें कैरियर काउंसलिंग का खला है और मेंटरशिप जो है उसका भी फुकदान है। आप में से बेशतर जो है किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड होंगे और आपका मेरी तरह शायद यही मुशाहिदा हो कि हम आम तौर पे हादसाती तौर पे किसी न किसी फ़ील्ड या किसी न किसी तालीमी इदारे से जो है मुंसलिक हो जाते हैं। तो मज़ामीन का इंतख़ाब हो, फ़ील्ड का इंतख़ाब हो, इदारे का इंतख़ाब हो, या यूँ कहिए कि मुस्तक़बिल की जो डायरेक्शन है उसका इंतख़ाब हो, वो किसी रैशनल अंदाज में नहीं हो पाता। यहाँ द ब्लैक होल के प्लेटफॉर्म से हम जहाँ तालीमी निज़ाम की ख़ामियों के ऊपर कई मरतबा गुफ्तगू कर चुके हैं, वहीं हमारी ये भी कोशिश होती है कि नौजवान नस्ल और ख़ास तौर पे तालिब इल्मों के लिए कोई ना कोई हल, कोई ना कोई मुस्बत रास्ता जो है वो भी सामने रखा जाए। आज का प्रोग्राम यहाँ इसी सिलसिले की एक कड़ी है और हम बहुत खुश हैं कि द ब्लैक होल अपने हिस्से की एक और शम्मा रोशन करने जा रहा है। दैट इज़, आप मेरी पुश्त पे ब्लैक बोर्ड पे देख सकते हैं, TBH मेंटरशिप प्रोग्राम। ये क्या है, इसके खदोखाल क्या है, इसकी हैयत क्या है, ये तारुफ़ कराएंगे डॉक्टर परवेज़ हूद भाई, जो मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमाएँ। आप सब लोगों की आमद का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ डू अस अ फेवर एंड टर्न योर सेल फोन्स टू साइलेंट मोड सो दैट देर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन। जब हाउस ओपन हो, ओपन डिस्कशन के लिए, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए, आप ज़रूर उसमें शरीक होइएगा, नहीं तो आपकी आमद जो है वो अधूरी रह जाएगी। इस मुकालमे में शरीक होने के लिए जस्ट रेज योर हैंड, फिर आपको हम ये माइक्रोफोन दे देंगे और आपकी आवाज़ जो है हॉल में भी सबको सुनाई देगी और ऑनलाइन ऑडियंस को भी। बस यही थी 2-3 गुजारिशात। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर परवेज़ हूद भाई और हमारे वो साथी जो कुछ ही देर में हमें जूम पे ज्वाइन करेंगे। थैंक यू। हाँ, शुक्रिया नैयर, आप सबका शुक्रिया, आप इधर आए। इस प्रोग्राम का मैं मकसद बयान करना चाहता हूँ। देखिए, बहुत से नौजवान हैं जो पाकिस्तान के कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें कोई रहनुमाई नहीं मिलती कि वो क्या पढ़ें, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनकी मांग है, वो कैसे पढ़े जाएं, उसके उस फील्ड के क्या तकाज़े हैं और वो फील्ड कहाँ तक पहुँचा है। तो हमने ये सोचा कि वो पाकिस्तानी जो बाहर इस वक्त मौजूद हैं, उनके साथ इस मसले के ऊपर राब्ता किया जाए ताकि वो इधर के लोगों की रहनुमाई कर सकें। तो अब हाल में मेरी मुलाकात हुई कुछ ऐसे बड़े ब्रिलियंट पाकिस्तानी नौजवानों के साथ जो मुख्तलिफ़ जगहों पर हैं अमेरिका में। आज जिनसे आपकी मुलाकात होगी वो बॉस्टन में हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कंदील तारिक से मिलाऊंगा। कंदील कैम्ब्रिज में हैं इस वक्त, डेटा साइंटिस्ट हैं और खान एकेडमी में काम करती हैं एज वेल शील टेल अस व्हाट शी इज़ डूइंग ओवर देयर। तो कंदील को सामने कीजिए। अच्छा, उधर सुबह है इस वक्त, क्या जी सुबह? बिल्कुल, व्हाट 9 टाइम इज? बज रहे हैं, साढ़े सुबह 9 के 9 तकरीबन, बज रहे हैं। ऑलमोस्ट 9:30। ओके, जी वेरी गुड। अच्छा, तो कुछ अपने बारे में जी बताइए कि आप क्या कर रही हैं, उधर कैसे पहुंची? टेल अस बिल्कुल। अबाउट योरसेल्फ। यस एब्सोल्युटली। आई थिंक जो आपने अभी इस सेशन का तारुफ कराया था, दैट आल्सो ट्रिगर्ड सम थॉट्स इन माय हेड कि हम कभी कभी अपनी फील्ड का इंतखाब पाकिस्तान में एज अ कोइंसिडेंस कर लेते हैं कि और आई थिंक बहुत स्टूडेंट्स मेरे से रिलेट कर पाएंगे जब मैं कहूँगी कि हम कभी कभी अपनी फील्ड का इंतखाब ये सोच के करते हैं कि किन चीज़ों से हमारे पेरेंट्स या हमारी फैमिली हमारे से प्राउड होगी, नॉट नेसेसरली व्हाट इंटरेस्ट्स अस but what would be a good outcome for them that they would be happy about. So that's a good segue, I think, into my background as well. मैं लम्स के अंदर अंडरग्रेड करने गई थी और मैं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में थी। और मुझे याद है कि उस टाइम के ऊपर, दिस वाज बैक इन 2012, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाज स्टिल द फील्ड टू रियली एस्पायर टूवर्ड्स। तो मेरे पेरेंट्स और सारी उनका था कि तुम जाओगी उधर, तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगी, एंड आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट intro that no, not really, this is not a field that interests me. And I remember LUMS gives us the opportunity to try around a few courses in the first year. और उसी वजह से मेरा कंप्यूटर साइंस से तारुफ हुआ और मुझे
काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी उस चीज़ से हुई कि वाह मैं कोड लिख के या मैं कुछ बेसिक चीज़ें लिख के एक एक्चुअल प्रोडक्ट बना सकती हूँ जो कि इमीडिएटली ग्रास रूट्स यूजर्स तक पहुँच सकती है. आई वोंट नेसेसरली बी अ पार्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन जहाँ पे यूज़र का जो एंड इम्पैक्ट है वो इतना ऑब्वियस नहीं होगा. आई कैन लिटरली बिल्ड अ प्रोडक्ट माई सेल्फ that I can then disseminate to larger masses. So I think that was my motivation to pursue an undergraduate degree in computer science. And then 2016 में जब मेरा undergrad खत्म हुआ, so I was again at a crossroads because um, most of my peers knew that they were just going to go into software engineering for regular software companies. लेकिन I think I was always a little bit more civic minded. मेरे लिए बहुत important था कि जो मैं काम करूं वो intellectually challenging तो हो लेकिन उसका कोई social impact भी हो. मुझे सबसे ज़्यादा जो motivation मिलती है वो काम की शायद डे टू डे नियत और उसकी जो नौइयत है शायद उससे इतनी नहीं मिलती जितनी मुझे इस बात से मिलती है कि हमारा लार्जर मिशन या विजन क्या है. मैं आज अगर 8 घंटे काम कर रही हूँ, आई अंडरस्टैंड व्हाट प्रॉब्लम्स आई एम सॉल्विंग बट व्हाट्स द लार्जर इम्पैक्ट गोइंग टू बी अ फ्यू इयर्स फ्रॉम नाउ. तो उस टाइम पे मेरे लिए बहुत मुश्किल था डिसाइड करना कि मैं एग्जैक्टली कंप्यूटर साइंस को किस तरह इस्तेमाल करूँ दैट आई कैन ऑल्सो create some sort of social impact. And obviously, being from Pakistan, education and health are the two most, the fields that painfully need attention and time and some sort of energy investment. So उस time के ऊपर I decided to merge my computer science and software engineering skills into the domain of education. And education technology wasn't a very, very well established field. There were a few companies popping up like Coursera, Udemy, etc. लेकिन जितना अब तो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं एडटेक के. Back then that was not really the case. तो then I finished in 2016. मैं सीधा स्टैनफोर्ड आई. स्टैनफोर्ड के अंदर एक प्रोग्राम बहुत अच्छा था which was merging computer science with education. And वो बहुत self driven भी था. मुझे ज़्यादा interest जो है वो data science और machine learning की side के ऊपर था कि we have a lot of data now that was, I mean अब तो बहुत ज़्यादा है but even back then we had enough to understand that हम किस तरह से intelligent tutoring systems बना सकते हैं. And this was thought a little bit ahead of its time. अब intelligent tutoring systems बहुत in the past 1 year thanks to ChatGPT बहुत ज़्यादा prevalent हो रहे हैं. अमेरिका में भी हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में भी आएंगे. But that was my motivation back then, that the problem I want to solve is that how do I make quality education accessible at scale? And there are many ways to do it, but the scale wala part was a big challenge because in a place like Pakistan where you don't have enough teachers and the teacher to student ratio is really off, how do we work on a problem where we can make quality education accessible to someone sitting hundreds of miles away from a city who may not have the social infrastructure or the educational infrastructure around them to immediately access the quality education content. So उस टाइम पे मैंने फिर data science, machine learning, education इसका एक sort of merged program किया. फिर उसके बाद मुझे थोड़ा आई थिंक एक्सपीरियंस उस चीज़ का भी चाहिए था कि अच्छा हाउ डू बिग कंपनीज वर्क, हाउ डू यू एक्चुअली बिल्ड अ प्रोडक्ट एंड शिप इट एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट कम विद इट. तो उस टाइम के ऊपर आई जॉइंड Amazon इज अ ह्यूज कंपनी, 100,000 employees, many products. And I worked there for 3 years, and I think what the most valuable part of my experience there was learning that how do big corporations work, what are the bureaucracy barriers that come when you're working in big corporations, but what are the things that you can do to make sure that जब 2000 लोग एक product के ऊपर काम कर रहे हैं, how do you still make that process efficient and how you're still maximizing the potential of each person's contribution. So that was really helpful as an insight. लेकिन मेरा दिल अभी भी सेट था कि मुझे इवेंचुअली अपना करियर Amazon या इस तरह की लार्ज बिग टेक जो कंपनीज हैं उनमें नहीं बनाना. मुझे सोशल इम्पैक्ट वाली जो कंपनीज हैं उनके अंदर जाके आई वांट टू यूटिलाइज माय स्किल्स ओवर देयर. Khan Academy is a great fit for multiple reasons. Khan Academy, I know that आप लोग हमारे जो CEO हैं सलमान, उनके साथ आप लोगों ने कुछ मेरा ख्याल है चंद महीने पहले वो आए थे इधर ब्लैक होल के ऊपर भी, बट उनका मिशन एग्जैक्टली वो था जो मैंने इमेजिन किया था, हाउ टू मेक
quality education free and accessible to everyone everywhere. That's the mission of the company, pretty much verbatim. So very much aligned with my career aspirations. I joined them as a data scientist and my day-to-day work involves मैं यहाँ पे यूएस डिस्ट्रिक्ट्स के साथ काम करती हूँ और यहाँ पे उन डिस्ट्रिक्ट्स के साथ काम करती हूँ अमेरिका में जिनके अंदर बहुत ज़्यादा माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे हिस्पैनिक, ब्लैक मेजॉरिटी, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो ज़्यादातर इग्नोर्ड हैं या जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो हर 8 से 10 बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा साइंस मेंटर रख सकें. That's where Khan Academy steps in. Their content has been curated over the past couple of decades by the CEO himself to a certain extent, and then after that many talented individuals who have joined. And the question and answer bank जो कि exercises हैं जो बच्चे कर सकते हैं जिससे वो अपने skills बहुत ज़्यादा sharpen, बड़े helpful और supportive environment में कर सकते हैं, that's almost like a million questions or more. तो मैं यहाँ पे उन districts team के साथ as a data scientist काम करती हूँ. But what's really beautiful is that this company is now expanding internationally. So pretty much the moment I joined, I went to the international team and I said that I want to expand Khan Academy to Pakistan. It is very successful in India. There are hundreds of school districts in India that are currently using Khan Academy as a part of their curriculum. And when I say, hundreds of schools, ये Bombay या Delhi में नहीं है, ये इंडिया के बहुत छोटे गांव जो महाराष्ट्र में हैं जिनके पास बेयरली फास्ट स्पीड इंटरनेट है, जिन बच्चों ने बेयरली घर में डिवाइसेस, टेक डिवाइसेस देखी हैं, ये वो बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं अपने स्कूल में. तो ऑब्वियसली वहाँ पे लोकल डोनर बॉडीज हैं जो सपोर्ट करती हैं, बट आई वांट द सेम विजन फॉर पाकिस्तान. एंड आई टॉक टू द इंडिया टीम एंड आई वाज लाइक, आई नो कि आप लोगों ने भी वही इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस फेस किए हैं जो हम फेस करेंगे अगर हम इस तरह का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में लाते हैं. तो व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम यू? So now the great news is that in the past couple of months we have found a donor from California who will be fully funding the implementation of Khan Academy in Pakistan. The Urdu beta site is already up, which has around 5,000 videos for physics, chemistry, math, and biology. They are all in Urdu. The content is Urdu. The examples have been localized for the context. इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि अगले साल डेढ़ के अंदर हम पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रिक्ट पार्टनरशिप शुरू कर देंगे, स्कूल पार्टनरशिप शुरू कर देंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स, टीसीएफ स्कूल्स, अखुवत के स्कूल्स, एंड देन होपफुली वी विल बी एबल टू एक्सपैंड. मैं पिछले विजिट के अंदर पाकिस्तान में टीसीएफ के 1-2 स्कूल्स में जाके मुलाकात भी की थी, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ हंगर देयर. वी थिंक दैट द टीचर्स आर sometimes demotivated, and that is true to a certain extent. In many schools there are, but it's very refreshing when you actually go to these schools and you find out there are teachers who are so eager to learn. An anecdotal example would be that when I met the principal, she told me that she keeps reading these edtech articles, and once a week she has a staff meeting where she shares that article prior to the meeting, and then she has a discussion with the teaching staff the following day about it when they meet. And the teachers are actually very engaged. उनको ये AI in education और ये जो intelligent tutoring systems और ये जो edtech वाली companies हैं, इनके बारे में बहुत ज़्यादा curiosity और hunger है to use as supporting tools in their classrooms. But the thing is there isn't enough infrastructure. So बहुत लंबा तारुफ हो गया, लेकिन I'll wrap this up by saying that this is my overall domain, and anyone who is interested about pursuing a technical field in computer science, in data science, machine learning, AI, if they're interested at the intersection of these fields with social impact, but even otherwise, I will be more than happy to help you through your journey. अगर आपके कुछ सवाल हैं, मेरे भी बहुत थे 2016 में, मेरे सीनियर्स ने मेरी बहुत हेल्प की थी, and now I would love to pass that gesture on in whatever way I can. Okay, very good. And I will wrap it up here. Good. एक्सेलेंट. और बड़ी अच्छी खबर है कि खान एकेडमी के ऑपरेशंस इधर पाकिस्तान तक पहुंचेंगे. लोगों ने तालियां भी इधर बजाई, पता नहीं आपने सुनी कि नहीं. अच्छा, ये बताइए कि इम्तिहान का सिलसिला तो आप लोग नहीं बदल सकेंगे ना. ये हमारा सबसे बड़ा मसला ये कि आप जो कुछ पढ़ लें, लेकिन जो एग्ज़ाम है वो बोर्ड का होता है, तो वो एक बड़ा डैम्पर है इस पर. तो जब सलमान खान यहाँ आए थे, मतलब ये कि जूम पर आए थे, तो मैंने उनसे ये सवाल किया था कि क्या आप इधर
बोर्ड के एग्ज़ाम भी बदल सकते हैं कि नहीं, उन्होंने उसका कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। मुलाकात हो तो इस बात को आप प्लीज़ प्रेस करें कि दैट इज़ द मोस्ट अर्जेंट नीड। अगर मैं आई एम हैप्पी टू एलैबोरेट एक्चुअली। हाँ, हाँ, कहिए, कहिए। आप बिल्कुल जी जी बिल्कुल। आई थिंक शायद जब वो आए थे तो ये डील इन प्रोग्रेस थी, बट our company recently, and this is public news now so I can share it, but our company recently got a donation for $20 million specifically to change the assessment system. Obviously सबसे पहले वो assessment system US के अंदर change होगा, लेकिन अब ये हो रहा है कि जो अमेरिका के अंदर कुछ स्कूल हैं जो खान अकेडमी फॉलो करते हैं, वो ये कर सकते हैं कि वो बच्चे खान अकेडमी पे पूरा कोर्स ख़त्म करें। लेट्स से क्लास 7 की मैथ जो का कोर्स है वो पूरा ख़त्म करें, या क्लास 8 की। उसके बाद जो उनका रिपोर्ट कार्ड है वो खान अकेडमी के ऊपर जनरेट होता है। अभी भी सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस यूएस के अंदर वो इतना एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि उसका एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, बट यूनिवर्सिटीज़ लाइक कैलटेक आर एक्चुअली एक्सेप्टिंग इट। तो अगर मैं इसको एक सॉलिड मिसाल में बदलूं, अगर मैं एक बच्चा हूँ क्लास 10 का, मैं अपना मैथ, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री खान अकेडमी के ऊपर करती हूँ, और मैं खान अकेडमी के मुताबिक अब मैंने वो स्किल्स मास्टर कर ली हैं। मास्टरी इज द वर्ड दैट वी यूज व्हेन यू एक्चुअली अंडरस्टूड दो स्किल्स परफेक्टली। तो मैं अपना ट्रांसक्रिप्ट खान अकेडमी से ही जनरेट करके कैलटेक को डायरेक्टली भेज सकती हूँ कि मुझे कोई बोर्ड के एग्जाम्स मेरे पास नहीं है, बट मेरे पास ये सर्टिफिकेट है खान अकेडमी से, एंड देन आई विल एक्चुअली बी एलिजिबल फॉर एडमिशन द सेम वे दैट एनी अदर पर्सन इज। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाकिस्तान में आके फॉरेन बोर्ड का वो स्ट्रक्चर बदल सकते हैं, ऑफ कोर्स नॉट, बट आई थिंक इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन दैट असेसमेंट्स का सिस्टम। अनफॉर्चुनेटली जब भी एजुकेशन के अंदर कोई रेवोल्यूशन आती है, और 1940 से कोई नहीं आई, वी आर स्टिल फॉलोइंग द सेम क्लासरूम, सेम एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर, लेकिन जब भी आती है इट यूजुअली स्टार्ट्स फ्रॉम द रिचर कंट्रीज, privileged kids, and then it slowly disseminates and trickles down to us as well. So I think it's a step in the right direction. Inshallah, एक दिन पाकिस्तान में भी hopefully we will improve the examination system. लेकिन आपने जो बात कही है वो spot on है कि the examination and board system is a huge deterrence to anything like this. Good, good, excellent. So we can be hopeful. Qandil, people will have a lot of questions to ask you, लेकिन अब हम गौहर की तरफ चलते हैं। तो गौहर is a PhD student at MIT in computer science, और अब गौहर हमें बताएंगे कि वो MIT किस तरह से पहुँचे, क्या कर रहे हैं, उनकी थीसिस किस मौजू के ऊपर है, और जब PhD कर लेंगे तो क्या मौक़े फिर मैसर होंगे इनको। हेलो गौहर, गुड टू सी यू। तो बताइए। गुड टू सी यू सर। आपने बड़े मुश्किल सवाल पूछे हैं जिनके जवाब तो मेरे पास भी नहीं है कि मेरा थीसिस क्या है और मैं उसके बाद क्या करूँगा। लेकिन आई कैन ब्रीफली टेल यू कि टू द ऑडियंस के हाउ आई गॉट हियर एंड रफली व्हाट द प्लान इज। तो काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर हैं एज टू व्हाट कंदील जस्ट सेड। आई ऑल्सो डिड माई अंडर ग्रेजुएट एट लम्स कंप्यूटर साइंस के अंदर। उस टाइम पे जब मैं गया था लम्स के अंदर तो थोड़ा बहुत वेगली पता था कि हाँ कंप्यूटर्स के साथ टिंकर करने का शौक है तो कंप्यूटर साइंस कर लेंगे, बट इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता था कि कंप्यूटर साइंस एक्चुअली इंटेल क्या करता है। तो एक दो प्रोग्रामिंग के कोर्सेज लिए, बहुत इन्जॉय किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, पजल्स हैं, इस तरह की चीज़ें, अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगेन आई थिंक हमारी जो सिस्टम है वो थोड़ी सी जो इनिशियल एक्साइटमेंट है और जो ओपन एंडेडनेस है वो लैक करता है। तो आप एक सिस्टम के थ्रू कुछ सेट ऑफ कोर्सेज बस लेते हैं, आप ठीक है, कुछ पसंद आए कुछ नहीं आए, आप पहुंच गए एंड तक। उसके बाद एक बड़ी नेचुरल सी ट्रैजेक्टरी थी। बहुत सारे हमारे सीनियर्स हैं, अलमनाई थे जो मास्टर्स करने, PhD करने जाते थे, तो एक वो बस लगा कि अच्छा ठीक है, इसके बाद शायद अगला स्टेप यही है, अच्छा स्टेप है, ठीक है, तो मास्टर्स के लिए चले जाते हैं। तो जब मैं उस टाइम पे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय बाना शैम्पेन में, शिकागो के पास है, तो उधर मैं गया मास्टर्स करने के लिए। तो वहाँ जाके कुछ कोर्सेज लिए दोबारा से और मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर, तो पता चला कि अच्छा ये तो बड़े और भी ज़्यादा इसमें पढ़ने का तरीका है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ें आप देखते हैं कि इनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, कुछ चीज़ों को बहुत डेप्थ में देखते हैं, बहुत कुछ ज़्यादा हैंड्स ऑन चीज़ें हैं प्रोग्रामिंग के हवाले से और इस तरह कंप्यूटर साइंस के कुछ फंडामेंटल्स के हवाले से। तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। उस टाइम पे मैं मास्टर्स थीसिस के साथ कर रहा था, थोड़ी थोड़ी रिसर्च भी साथ में कर रहा था। तो उस टाइम पे मेरे पास टुवर्ड्स द एंड एक ऑप्शन थी, जो मेरे मास्टर्स के एडवाइजर थे, उन्होंने काफ़ी पुश किया कि तुम रुको, PhD करो। तो उस टाइम पे तो मुझे था कि PhD तो बिल्कुल बेवकूफ़ों का काम है, इसमें कोई अच्छी चीज़ नहीं है।
वक्त ज़ाया करने वाली बात है। तो कुछ जाके एक्चुअली इंडस्ट्री में जाते हैं, कुछ कुछ एक्चुअली कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ शिप करते हैं। तो आई इंटरव्यूड इन द जॉब मार्केट, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर मेरी जॉब मिली, कुछ 4 साल ऑलमोस्ट मैंने वहाँ पे गुजारे। तो उसके अंदर जब मैं गया तो आई स्पेंट फर्स्ट ईयर और सो एक प्रोडक्ट टीम के अंदर। कंप्यूटर साइंस की एक सब फील्ड है, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स बोलते हैं। वेरी सिंपली इट्स जो हम ये विंडोज और iOS और मैक ओएस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वेरी वेरी ब्रीफली स्पीकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है। तो मुझे इसके ऊपर काम करने का शौक था कि कोर्सेज कुछ लिए थे, तो दिलचस्पी थी काफ़ी। तो माइक्रोसॉफ्ट गया, विंडोज टीम में मौका मिल गया काम करने का। तो कुछ ही महीनों के बाद मुझे अंदाजा होगा कि यार ये बहुत बड़ी कंपनी के अंदर आपका जो रोल है ना वो बहुत ही छोटा सा रोल है, और आपका जो डे टू डे काम है वो जितना लगता है वो सीखने को मिलता है, लेकिन थोड़ा इंटेलेक्चुअली स्टैग्नेंट है। आप कुछ कंट्रीब्यूट शायद इतना नहीं करे जितना से करना का दिल था मेरा, या जो मैंने सोचा था। तो एक रिसर्च विंग है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, वहां पे जगह मिल गई, वहां पे कुछ ऐसा काम किया, तो वो काफी मुझे एक्साइटिंग लगा। अच्छा, रिसर्च एक्चुअली क्या होती है और इसकी क्या इम्प्लीकेशन हैं, आपको बहुत ओपन एंडेडली फ्रीली सोचने को मिलता है, बहुत रियल प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो आई वर्कड ऑन दिस एरिया कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड एफिशिएंसी बोलते हैं। अगेन बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि आजकल क्लाउड का बूम है, डेटा सेंटर्स हैं, हम बहुत सारी जो इंटरनेट सर्विसेज यूज करते हैं, देर ऑल hosted by these मैसिव वेयरहाउस स्केल कंप्यूटर्स। आप समझ लें फुटबॉल फील्ड जितना एक जगह होगी, वहाँ पे हजारों कंप्यूटर्स होंगे, लाखों कंप्यूटर्स होंगे, और वो कैसे काम करते हैं। उसके ऊपर आपकी जो गूगल सर्च है, आप जूम इस्तेमाल कर रहे हैं, एआई की बहुत सारी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, चैट जीपीटी आजकल एक पॉपुलर चीज़ है, सब कुछ वहाँ पे चलता है, उन कंप्यूटर्स के ऊपर चलता है। तो उसको एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं, और एफिशिएंसी से मुराद है कि ये इतने, अब आप स्केल को इमेजिन करें तो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, बहुत महंगा है, द ऑर्डर ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग जाते हैं बड़ी कंपनीज को टू एस्टैब्लिश दीज डेटा सेंटर्स, एंड गीगावाट्स ऑफ एनर्जी लगती है। मैसिव इन डिफरेंट कंपोनेंट्स, सीपीयूज हैं, मेमोरी है, स्टोरेज है, नेटवर्किंग है, एंड सो ऑन। तो उसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं जिनके ऊपर हम काम करने को मिला कि आपका जो आप चीजें सोचते हैं उसका एक्चुअली इम्पैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसका इम्पैक्ट बहुत मल्टी डिमेंशनल है। उससे एक कंपनी के ठीक है पैसे बच रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स आप उनके पास गिवन सेट ऑफ रिसोर्सेज है, आप उससे ज्यादा काम निकाल सकते हैं, उनके कुछ पैसे बच रहे हैं, बट उससे एनर्जी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, आप एनर्जी बचा रहे हैं, कार्बन फुटप्रिंट मिनिमाइज कर रहे हैं। सो उसके सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर इफेक्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग है, उसमें कुछ सिविक इम्पैक्ट भी आ जाता है। बट द वे यू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। यू थिंक अबाउट न्यू हार्डवेयर जो आ रहा है, सॉफ्टवेयर टेक्निक्स आ रही हैं, एंड सो ऑन। तो वहां पे काम करने को मिला। फिर देन आई रियलाइज्ड अगेन कि एक कंपनी के अंदर काम करने के अंदर फिर कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। फिर अगेन यूर थिंकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ कंपनी, एक बड़ी कंपनी है, उसके अपने कुछ गोल्स हैं, आप ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन आपके कुछ चेन है ऑफ हायरार्की, उसके अंदर आपने रह के सोचना है। तो तब मुझे दोबारा रियलाइज हुआ कि ठीक है, पीएचडी करने का अच्छा मौका है, मे बी इसके बाद कुछ और रास्ते खुल जाएंगे, जो सर ने शुरू में बोला कि क्या आपने सोचा। तो देन आई अप्लाई टू सम स्कूल्स। अभी मैंने ऑलमोस्ट दूसरा साल है मेरा एमआईटी के अंदर, तो यहाँ पे मैं रफली उन्हीं चीजों पे काम कर रहा हूँ, बट अगेन इट्स अ लिटिल बिट मोर, let's say I'm more free to do things my way. The problems I can select are more free and so on. तो स्पेसिफिकली उसके बारे में बात कर सकते हैं अगर लोग इंटरेस्टेड हैं कि किन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ मैं बहुत स्पेसिफिकली, और क्या टेक्निकल उसके अंदर चैलेंजेस हैं, क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। बट इसका सबसे बड़ा फायदा जो मेरे सामने है वो ये है कि आप के पास फ्रीडम है टू कंट्रीब्यूट वंस यू डन विद दिस इन मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स। आप दोबारा चाहें तो किसी कंपनी के साथ भी काम कर सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं, आप रिसर्च एकेडमिक एनवायरनमेंट में कर सकते हैं, आप अपनी लैब बना सकते हैं, आप लोगों को फिर बहुत ज़्यादा मेंटर कर सकते हैं। द वे यू इन्विजन ये आपकी फील्ड कहाँ जाएगी, आप लोगों को उस तरफ ला सकते हैं। तो आपके पास उसमें ज़्यादा लेवरेज है। फिर अगेन उसमें एक एलिमेंट ऑब्वियसली जो कंदील ने भी बात की कि पाकिस्तान को कैसे हम इवेंचुअली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वंस यू आर, लेट्स से आपने थोड़ी ज्यादा एक टेक्निकल ट्रेनिंग कर लिया, फिर आप एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर भी जाके कुछ कर सकते हैं, बिकॉज फिर उस नीश के लोग शायद कम होते हैं, तो आपके पास थोड़ी सी ज्यादा लेवरेज है टू मेंटर स्टूडेंट्स एंड डू समथिंग मोर कॉन्क्रीटली, जो शायद बाकी लोगों ने अभी नहीं सोचा है, आप थोड़ा अहेड ऑफ द कर्व सोच रहे हैं। बिकॉज अगेन ये वाली फील्ड भी बिल्कुल उस तरह की है कि आई थिंक इट्स इनएविटेबल कि पाकिस्तान में भी इसकी जरूरत तो आएगी, इसकी यूजेज ऑलरेडी बूम कर रहा है, मतलब इंटरनेट प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो इवेंचुअली अगर आप देखें तो ठीक है हमारे पास अपने उस स्केल के डेटा सेंटर्स नहीं है जो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के पास हैं, बट इवेंचुअली आई थिंक इट्स इनएविटेबल कि हम भी उस रेस के अंदर आएंगे, और हमने लाना होगा पाकिस्तान को, अगर हमने कीप अप करना है टेक्नोलॉजी को और अपने
intellectually हमने भी उसके अंदर कुछ contribute करना है अगर तो I think having a PhD in this area I think will, at least I hope, will enable me to, you know, tap into the many brilliant students and researchers and engineers and scientists in Pakistan जो eventually फिर हम मिलके कुछ इस तरफ अपनी भी contribution ला सकते हैं, not just using these products but actually building something of our own, you know, more efficiently and so on. So very broadly, very high level ये एक इंट्रोडक्शन है. इसके अंदर ऑब्वियसली बहुत सारे स्पेसिफिक्स हैं जिनके बारे में जितना लोगों को इंटरेस्ट है, आई एम हैप्पी टू टॉक. गुड. वैसे कंप्यूटर साइंस का ये एक नया पहलू है, सेविंग एनर्जी. अक्ल इस बात पे हैरान होती है, हम अपना कोई कंप्यूटर ऑन करते कभी सोचते ही नहीं कि इसमें कोई बड़ी चीज़ है, लेकिन जहाँ हज़ारों बड़े बड़े सर्वर्स हों, बड़ी मेमोरीज हों, तो फिर तो कंप्यूटेशन इज़ एक्चुअली टेकिंग a good amount of energy, हैं? That's amazing. बिल्कुल. अच्छा, तो कंदील और आप दोनों लम से गए थे यहाँ से और जी. उधर पहुँचे. आप किस तरह से पहुँचे? Did you apply? You went to the University of Chicago at Illinois. So I went to the University of Illinois. हाँ जी. अच्छा, तो उसके लिए क्या GRE देना पड़ा? बिल्कुल मैं बता दूं. हाँ, उसका प्रोसीजर थोड़ा सा बताएं. बिल्कुल. So again, we are fortunate. हम लम्स की कम्युनिटी के अंदर again ये एक एज है compared to other schools I think in Pakistan, but इसके ऊपर definitely बहुत काम किया जा सकता है. हमारा alumni network इस लिहाज से ना बहुत strong है. Again, relatively speaking, I was fortunate enough. So मैं जिन प्रोफेसर के साथ लम्स में काम कर रहा था, उनके ऑलरेडी स्टूडेंट थे जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में PhD कर रहे थे उस टाइम पे. तो लम्स के अंदर ये होता है कि चौथे साल के अंदर कंप्यूटर साइंस वाले और आई थिंक बहुत सारे और भी मेजर्स एक सीनियर थीसिस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं. वो उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया ये होता है कि फ्लेवर मिले कुछ रिसर्च का या कोई इवन कोई प्रोडक्ट टाइप चीज बनानी है आपने, बट यू एंड टू एंड आप एक इंडिपेंडेंटली 2 सेमेस्टर्स में कुछ किसी चीज पे काम करते हैं. तो उनके एक स्टूडेंट थे जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में काम कर रहे थे एक प्रोफेसर के साथ, एंड ही जस्ट कनेक्टेड मी टू हिम कि वो अपने वहाँ पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं. He's looking for undergraduates to help on certain parts of the project. तो मैं और कुछ और लोगों ने मिलकर उनके साथ काम किया उस प्रोजेक्ट के ऊपर. So among other schools, I applied to other schools also, but University of Illinois specifically, I was working with this professor, which obviously helped the case a lot because I was already familiar with, you know, the lab he was working in or the student. तो मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला. उससे फिर ये होता है कि आप अपनी जब एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखते हैं जो हर ग्रेजुएट स्कूल के लिए आपको लिखनी होती है, उसमें फिर आप थोड़ा कॉन्क्रीटली बता सकते हैं कि अच्छा मैंने अपने अंडर ग्रेजुएट में तो ये काम किया ही था जो कोर्स वर्क है या कोर्स प्रोजेक्ट्स हैं, बट उसके अलावा मैंने एक एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट पे काम किया है, और फिर आप उसमें थोड़ी डिटेल्स दे सकते हैं टेक्निकल पे आपने किन के साथ काम किया, उससे भी ज़ाहिर फर्क पड़ता है. तो फॉर्चुनेटली ना दैट टर्न्ड आउट वेल. उनके साथ काम करने से फायदा ये हुआ कि फिर यूनिवर्सिटी जब आपकी एप्लीकेशन पढ़ती है तो देयर फेमिलियर के अच्छा इसने हमारी यूनिवर्सिटी के ही एक बंदे के साथ काम किया हुआ है, तो थोड़ा एक ट्रस्ट होता है, वो होता है. तो आई थिंक दैट आल्सो इम्प्रूव्स योर चांसेस. तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई थिंक वी हैव मेनी स्टूडेंट्स इन ग्रेट यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द US एंड यूरोप एंड सो ऑन. उनके साथ I strongly think कि हमारे जो undergraduates पाकिस्तान के अंदर हैं, they can very easily connect to them and start working on some small piece of a project that they're working on, in addition to obviously taking the GRE, doing your coursework, applying to different schools. But this kind of an exposure really helps improve your application. आपका कोई paper publish हो रहा था इस process के अंदर, तो that's also bonus. But कुछ नहीं भी होता तो just the experience कि आपने किसी renowned professor के साथ कहीं और काम किया है, it lends you maybe an extra recommendation letter or something of that sort, which will strongly boost your application. That's very तो इसके ऊपर हम interesting. again details में बात कर सकते हैं. That's very interesting to know. यकीनन यहाँ बहुत से लोगों के सवाल होंगे इसी मसले के ऊपर, लेकिन चलिए पहले हम सुहेब से सुन लेते हैं. सुहेब इज़ नॉट अ स्टूडेंट, ही इज़ नॉट डूइंग हिज PhD कर चुके हैं और अब पोस्ट डॉक हैं हार्वर्ड में. तो आपको पता है हार्वर्ड और MIT एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक हैं, तो ही इज़ जस्ट डाउन द रोड फ्रॉम MIT. तो इस वक्त आप किस जगह पे हैं? सर मैं अपने बिल्डिंग में ही हूँ, डिपार्टमेंट बिल्डिंग में. अच्छा, कैम्ब्रिज में. अच्छा, हार्वर्ड स्क्वायर के पास? हाँ जी, हार्वर्ड स्क्वायर से 5 मिनट की वॉक पर. 5 मिनट की वॉक. जी. ओके, ठीक. हाँ जी. तो यूर अ माइक्रोस्कोपिस्ट है?
जी, I'm a microscopist. Yes. Yeah. So मेरी जर्नी भी काफी सिमिलर है कंदील और गोहर की जर्नी के साथ. I did my undergrad from LUMS as well, in electrical engineering. So LUMS के अंदर in the first year you take multiple different courses and then you decide कि आपने किस चीज के अंदर major करना है. Major means कि आपने किस चीज में degree करनी है. Sorry, Gohar and Kandil. One thing that I was sure about, I don't want to do computer science. That was very clear from the very first year. Because I did realize that coding is not for me. Or I ended up doing electrical engineering. लेकिन डिग्री करते हुए भी मुझे एक चीज का अंदाजा था कि I don't like circuits. So ये चीज और ट्रांजिस्टर्स वगैरह और सर्किट्स वगैरह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे. और लम्स के एक और एडवांटेज ये है कि you can take courses from different areas, as Kandil mentioned. So I took courses from biology and on some image processing. So so after the completion of my degree, I did realize that I like signal and image processing and biology and parts of electrical and some other parts of like the system level electrical engineering as well. So जब मेरी ये degree खत्म हुई तो I started applying for different schools. So in इस interest के साथ when I applied, I got into Cambridge, University of Cambridge, UK. वहाँ मेरा दाखला हुआ and I was lucky कि मेरा admission एक ऐसे program के अंदर हुआ जो कि कहलाता था photonic and electronic systems. लेकिन उसका एडवांटेज ये था कि आप डिफरेंट लैब्स के अंदर रोटेट करते थे इन योर फर्स्ट ईयर बिफोर स्टार्टिंग योर पीएचडी टू गेट अ फ्लेवर कि यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरह की रिसर्च हो रही है. और एंड यू कैन पिक फ्रॉम 20 to 30 डिफरेंट लैब्स. एंड जब मैंने डिस्क्रिप्शंस पढ़ी डिफरेंट लैब्स की, सो वन थिंग दैट स्टक आउट टू मी वाज माइक्रोस्कोपी, बिकॉज आई फील कि माइक्रोस्कोपी मेरी तमाम के तमाम इंटरेस्ट को बहुत अच्छी तरह से कंबाइन करती है. देयर इज बायोलॉजी, देयर इज इमेज एंड सिग्नल प्रोसेसिंग इन इट, एंड देयर इज अ सिस्टम डिजाइन इन इट एज वेल. सो मुझे ये अच्छा लगा. मैंने कहा कि चलो इसके अंदर हम एक रोटेशन कर लेते हैं 2-3 महीने की. एंड आई लाइक इट सो मच कि आई एंडेड अप डूइंग द होल पीएचडी इन दैट लैब. 3-3.5 साल की पीएचडी थी सुपर रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी के ऊपर. आई डेवलप्ड अ माइक्रोस्कोप एंड आई वर्कड विद मल्टीपल डिफरेंट लैब्स इन कैम्ब्रिज. So डिग्री खत्म हुई तो अब एक सवाल और आया, जिस तरह अभी कंदील और गोहर भी बात कर रहे थे, इंडस्ट्री वर्सेस एकेडेमिया का. कि एक क्योंकि मेरे आई वेंट फ्रॉम अंडरग्रेड डायरेक्टली टू पीएचडी एकेडेमिया और मेरा कोई इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं था. So I applied for different internships towards the end of my PhD, and I got an internship at MSR, Microsoft Research, Cambridge. That was 4 months internship. I worked on HoloLens. आपको में से शायद कुछ लोगों को पता हो HoloLens का, it's an augmented reality system. I developed a visual system for the peripheral vision. Work was interesting, but I didn't like the overall work environment of industry-based system. It's not very intellectually stimulating, and I think Gohar has mentioned a few things around it. They pay you well, but at the same time you are जितना बुरा limited. तो नहीं होगा जी, ये Amazon जितना बुरा तो नहीं होगा. I don't know, मैंने Amazon में काम किया नहीं है, लेकिन I mean it wasn't bad. बहुत ज़्यादा बुरा नहीं था I would say. लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा freedom नहीं होता रिसर्च करने का, because कंपनी के certain goals होते हैं और बहुत ज़्यादा different जो research groups हैं, खास तौर पे I am talking about Microsoft Research. I don't know कि other companies किस तरह काम करती हैं, लेकिन इनके जो research departments हैं बहुत ज़्यादा groups different areas के ऊपर काम कर रहे होते हैं with the goal कि one day it would end up in a product. So I personally didn't like that sort of engineering/research work. Although I had a job offer from Microsoft, I didn't take it. I went back to my lab, did 6-7 months more of research work in the form of postdoc. हालांकि वो मेरी PhD की continuation ही थी कैम्ब्रिज के अंदर. And I started applying for different postdoc positions. I got one at Harvard. तो वहाँ से फिर कैम्ब्रिज से I moved to Harvard. दरमियान में 7-8 months का gap आया in which I went back to Pakistan.
क्योंकि कोविड आ गया था, सब कुछ बंद हो गया था. So after that gap, I started at Harvard, which is my current work. I'm still working on microscopy. I'm combining light and electron microscopy techniques or uska biology ke andar application. So this is what I'm currently working on. साथ इसके साथ हम research work के साथ I mentor undergrads and some grad students as well. Yeah, so in terms of challenges in the field, I would say कि एक एडवांटेज हमें लम्स से ये था कि हमने डिफरेंट एरियाज को पढ़ा हुआ था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, इसको हमने काफी डिटेल के अंदर पढ़ा हुआ था. सो दैट वाज एन एडवांटेज. लेकिन जब आप मल्टी डिसिप्लिन रिसर्च के अंदर काम कर रहे होते हैं तो आपको एक चीज का अंदाजा होता है कि सिर्फ कर्सरी नॉलेज काफी दफा इनफ नहीं होता. व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू नो all these different fields in quite a lot of detail, and that is still something that I struggle with क्योंकि इतनी ज़्यादा research हुई भी है different topics के ऊपर. I feel like there is a solution present to most of the problems जो कि मैं apply कर सकता हूँ अपनी area of research के अंदर. Integration of that question or rather the solution into my problem, plus finding out कि केमिस्ट्री के किसी एक प्रोफेसर ने आज से 20 साल पहले उसको किस तरह सॉल्व किया है, इन सब चीजों को ढूंढना इज स्टिल समटाइम्स अ चैलेंज क्योंकि it takes some time to develop all these expertise अगर आपने उसके अंदर undergrad या grad study नहीं की. Yeah, so currently I'm doing, this is my 4th year as a postdoc, and inshallah I'll be applying for faculty positions later in the fall. I'm very happy to talk to people जो कि इस तरह के multidisciplinary research के अंदर engineering, biology, physics के intersection के ऊपर interested हैं. I'm very happy to talk to them and help them apply to grad schools, undergrad schools. Yeah, और हम in different areas कुछ मज़ीद detail के अंदर discuss कर सकते हैं, but this is the overall overview of my journey. I think you've been very honest about it कि सिर्फ कोई सरसरी नॉलेज काफ़ी नहीं होता. जहाँ पर इस तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता, आपको हर फील्ड को बहुत अच्छी तरह से जानना ज़रूरी होता है. तो चलिए, लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी दो बिल्कुल अलहदा चीज़ है. फिर जब आप उसको बायोलॉजिकल सिस्टम्स पर अप्लाई करें तो फिर आपको बायोलॉजी भी आनी चाहिए सेल्यूलर लेवल पर. इस सब कुछ के अलावा सिग्नल प्रोसेसिंग जो कि बिल्कुल अलग फील्ड है. तो ये 4 मुख्तलिफ फील्ड्स का मिलाप है. और ये नहीं है कि आप थोड़ा सा इसके बारे में जान लें, थोड़ा सा उसके बारे में, हर चीज़ को गहराई से जानने की ज़रूरत होती. तो ये इस बात की दलील है कि यू हैव टू कीप लर्निंग ऑल योर लाइफ. ये नहीं कि आपने बस डिग्री ले ली या कोई सब्जेक्ट पास कर लिया. नो, यू हैव टू डू अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल. एग्जैक्टली. गुड. अच्छा, तो चलिए अब हम यहाँ से सवाल लेते हैं. तो whoever wants to ask a question of any of the 3 people here, ये बताएं कि किससे सवाल करना चाहते हैं. You have, हाँ जी. सर, मेरा क्वेश्चन कंदील से है कि आपने बताया कि आप डाटा साइंसेस और एआई थोड़ा नज़दीक रहे. खान एकेडमी में आप काम कर रही हैं. तो ये तो बहुत बड़ी फील्ड है डाटा साइंस और एआई. तो इसमें आप किस चीज़ पे स्पेसिफिकली काम कर रही हैं और मतलब कैसे डाटा एक्सट्रैक्ट कर रही है, क्या कर रही है आप? तो मेरा ये क्वेश्चन था आपसे. बहुत अच्छा सवाल है ये. बिल्कुल, डेटा साइंस एक बहुत जनरल टर्म है जो कि अब प्रीटी मच हर जगह यूज होती है. डेटा साइंस कैन समथिंग बी एज सिंपल एज लिटरली एक्सेल के ऊपर डेटा डाल के अगर आप कोई चार्ट बना रहे हैं या अगर आप कोई कोरिलेशन निकाल रहे हैं, दैट कुड बी डेटा साइंस. Or it could be as complex as building a large language model like ChatGPT with billions of rows of data. Like both are data science. So it's a very generic term. So excellent question. Khan Academy के अंदर data science 2 तरह से होती है. एक होती है product data science और एक होती है कि learning data science. So I touch both of them. And I will elaborate on both of them. So, for example, मैं आपको बताती हूँ कि मैं आज किस चीज़ के ऊपर काम कर रही हूँ. हम लोगों के ये प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैं आज सॉल्व कर रही हूँ और पिछले कुछ हफ्तों से जिस पे काम कर रही हूँ. और वो ये है कि अभी रिसेंटली हमने OpenAI वो कंपनी है जिन्होंने ChatGPT बनाया है. हमारी उनके साथ पार्टनरशिप है
और हम खान अकेडमी के ऊपर हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है खान मीगो। अमीगो एक स्पेनिश वर्ड है, उसका मतलब होता है दोस्त, और खान मीगो बेसिकली आपका एक दोस्त है जो आपको हेल्प कर रहा है जब आप लर्निंग कर रहे हैं। एंड इट्स एसेंशियली एम्बेडेड लार्ज लैंग्वेज मॉडल in Khan Academy जो आपकी हेल्प करे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ यू आर वर्किंग ऑन अ कैलकुलस प्रॉब्लम एंड यू आर लाइक अच्छा मुझे यहाँ तक समझ आ गई बट यहाँ से आगे नहीं आ रही, यू कैन जस्ट टाइप इन और खान मीगो विल नो एग्जैक्टली आप किस प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, तो इट विल हैव ऑल दैट कॉन्टेक्स्ट एंड इट विल हेल्प यू थिंक थ्रू। माई जॉब एज अ डेटा साइंटिस्ट, द प्रॉब्लम दैट आई एम ट्राइंग टू सॉल्व इज दैट हाउ डू वी अंडरस्टैंड इफ दैट प्रोडक्ट इज एक्चुअली वर्किंग, मतलब लोगों को उससे हेल्प एक्चुअली मिल रही है या नहीं। हमने वो बनाकर रिलीज तो कर दी है, but is that actually helping students learn? Uski quality kaisi hai? Are students getting frustrated? And I'm doing that with different sorts of things, right? Like I'm looking at the flags, जिस तरह are users doing thumbs up, thumbs down, या अगर users उसके साथ 3 या 4 दफा back and forth कर रहे हैं, उसके बाद उनको वो सवाल समझ आ रही है, like are they mastering that skill or not? लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का प्रॉब्लम है कि उनकी मैथ अच्छी नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली जो LLMs हैं, चैट GPT है, दे आर ऑल ट्रेन्ड ऑन language, right? They're not trained to be like a calculator. So sometimes they can get simple mathematics questions wrong. So how many times is it making that mistake, and is that creating negative user experience, and are users not coming back? So things like that. These are general product questions. लेकिन जो दूसरी साइड फ्लिप साइंस पे जो डेटा साइंस यूज होती है वो होती है लर्निंग पर्सपेक्टिव से। तो उसके अंदर मैं आपको बताती हूँ जो आजकल हम 2 प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे हैं। वन इज दैट हम ये बहुत एज ओल्ड प्रॉब्लम है कि प्रिडिक्टिंग वेदर अ स्टूडेंट हैज अंडरस्टूड अ कॉन्सेप्ट और नॉट एंड व्हाट क्वेश्चन शुड कम नेक्स्ट। ये बहुत रूडिमेंट्री लेवल के ऊपर जब आप GRE का एग्जाम भी लेंगे ग्रेड स्कूल के लिए, यू विल सी दैट based on your previous answers, whether you have gotten them right or wrong, it will decide what question to give you next. तो ये बहुत वो उस रूडिमेंट्री लेवल पे वहाँ यूज होती है, बट खान अकेडमी में हम उस प्रॉब्लम को इस तरह सोच रहे हैं कि हाउ कैन वी हेल्प द टीचर organize the class accordingly. So if a teacher can get a snapshot or like a prediction कि उनकी क्लास की 70% accuracy है कि उनको let's say Pythagoras' theorem समझ आ गया and they are ready for the next unit. So what's the probability that for each student that they are going to suffer in the next unit, and how do they need to organize the next unit that they are planning to teach in class? So that's more of a like teacher recommendation system that हम predict करेंगे उनके सारे students की previous activity के ऊपर कि उनकी class overall कहाँ stand करती है in their understanding of a certain topic. So that could be one. Another could be और इसको हम efficacy studies कहते हैं, and this takes years. बट उसका पर्पस ये होता है कि अच्छा अब हमने खान अकेडमी बना तो दी है, लेकिन जिस तरह प्रोफेसर वहूद भाई ने कहा था कि आपने एंड में देने तो बोर्ड के एग्जाम्स हैं, तो यू नीड टू मेजर कि व्हाट्स द इम्पैक्ट दैट खान अकेडमी इज हैविंग जब आप जाके बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर बैठे हो। लेट्स से एक बच्चे ने 2 साल फुल खान अकेडमी किया, लेकिन जब वो बोर्ड के एग्जाम में गए उनके स्कोर्स अच्छे नहीं आए, तो दैट्स कॉल्ड एन एफिकेसी स्टडी दैट देयर आर स्टूडेंट्स इन स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स विच वी हैव पार्टनर्ड विद, वो बच्चे खान अकेडमी यूज़ करते हैं, उसके बाद वो यहाँ के जो बोर्ड के इम्तिहान है वो लेते हैं, और उसके बाद हम उनके स्कोर्स आने का वेट करते हैं, और फिर हम एक कोरिलेशन निकालते हैं कि कौन से बच्चों के कौन से बिहेवियर्स थे जो डायरेक्टली कोरिलेटेड थे उनके बोर्ड एग्जाम के सक्सेस के ऊपर। सो दैट्स कॉल्ड लाइक लर्निंग एफिकेसी, एंड बेस्ड ऑन दैट हम लोगों की कुछ रिसर्च पेपर्स हैं विच आर पब्लिक, जिसके अंदर हमने प्रूव किया है कि जो बच्चे खान अकेडमी 1 महीने में रफली 2 या 2.5 घंटे उसके ऊपर लगा रहे थे, उनका पॉजिटिव कोरिलेशन है कि उनके बोर्ड के जो एग्जाम जब हुए थे उनका स्कोर कितना इम्प्रूव किया था। और साल में 18 घंटे, ऑब्वियसली एक बहुत जनरलाइज टर्म है, आप 2 घंटे उसके ऊपर बैठ के कुछ हो सकता है टाइम ज़ाया कर रहे हो, आप कुछ ना कर रहे हो, बट रफली उस तरह के मेट्रिक्स हैं विच हेल्प टीचर्स एंड स्कूल एडमिन्स अंडरस्टैंड के हाउ टू इनकॉर्पोरेट Khan Academy curriculum into their day-to-day life. So to answer your question, as a data scientist, these are the sorts of questions that I would answer, and that's the kind of data sets that I will be working with on my day-to-day life. अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन आपसे ये है कि बोर्ड एग्जाम्स Yeah. का जी अच्छा बोर्ड एग्जाम्स में तो इंडिया और पाकिस्तान में चीटिंग भी बहुत होती है, तो वो जी। जितना आप कह रहे हैं कि कैलकुलेट करेंगे तो वो फिर कैसे होगा, मतलब उसके लिए क्या करेंगे? ये जी। उधर की बात कर रही हैं, लेकिन यहाँ के लिए फिर हालात मुख्तलिफ हैं। सही सही सही। यहाँ जी
चलिए ठीक है, शुक्रिया आई बहुत थिंक आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट, और उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो इम्तजाज होगा उन स्कोर्स में जो बच्चों के खान अकेडमी वेबसाइट पे आ रहे हैं और उन स्कोर्स में जो बोर्ड के एग्जाम्स में आ रहे हैं। तो अगर एक बच्चा है जिसने खान अकेडमी का लाइक एक पूरा, द टीचर कैन टेक्निकली असाइन यू उस साल का जितना भी मैथ है, दे कैन असाइन यू ऑन खान अकेडमी एंड यू कैन वर्क ऑन योर ओन पेस। तो लेट्स से अगर एक बच्चा है उसने ख़त्म किया है और खान अकेडमी के अंदर उसका जो मास्टरी लेवल है या जितने उसने स्किल्स मास्टर किए हैं, लेट्स से ग्रेड 8 मैथमेटिक्स में वो 15-20 हैं, या उनका परसेंटेज जो मास्टरी है इट्स लाइक 20%, लेकिन जब वो बोर्ड एग्जाम जाके ले रहे हैं और उनका रिजल्ट 99% आया है, तो दैट विल बी एन आउटलायर क्लियरली। लाइक देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिफरेंस बिटवीन व्हाट द आर scores on the, because website पर तो आप cheat नहीं कर सकते, there is no way that you can get ahead, right? But because it will know, like, I mean, if you're unless you're googling on the side or really trying hard to trick the system, but you don't have a motivation to do that, right? मतलब अगर आप खान अकेडमी के ऊपर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, आपको चीटिंग करके क्या फायदा मिलेगा? वो स्कोर आपके लिए ही है, वो ना किसी एडमिशन में यूज होना, ना आपके अम्मी अबू को पता चलेगा, ना आपके टीचर्स को पता चलेगा। So the motivation to cheat is very low there. So we will obviously remove outliers like that, which show very strong contrast between the board scores and the Khan Academy scores. But again, in the context of US, cheating is a little bit harder than it would be in Pakistan. But that's a great question. I would definitely bring it up with India team and how they're using sort of their how they're doing their efficacy studies compared to board exams. तो ये बताएं कि SATs और खान एकेडमी में क्या कोरिलेशन बन रहा है? SATs और खान अकेडमी is actually a very, I think that's how ये प्रोडक्ट का अमेरिका में सबसे ज़्यादा यूज़ SAT के लिए है। And the reason why that happened was कि कॉलेज बोर्ड, जो कि वो कंपनी है जो SATs कराती है, वो उनकी ऑफिशियल पार्टनरशिप है खान अकेडमी के साथ, जिसका मतलब ये है कि आपने जब SAT का इम्तिहान देना होगा तो आपको आमतौर पर ये प्रिंसटन रिव्यू वगैरह आपको बहुत महंगी किताबें या उनके बहुत महंगे टेस्ट खरीदने पड़ते हैं, वेरी वेरी एक्सपेंसिव स्पेशली इन पाकिस्तान। बट खान अकेडमी के पास वो सारा ऑफिशियल कंटेंट फ्रॉम कॉलेज बोर्ड बिल्कुल फ्री पड़ा हुआ है उनकी वेबसाइट के ऊपर, एंड दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स यूज खान अकेडमी फॉर SAT। और ये जो मैं एफिकेसी स्टडीज बता रही हूँ जो कि आप अगर महीने में 2 घंटे यूज़ कर रहे हैं या साल में 18 घंटे यूज़ कर रहे हैं, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन SAT स्कोर्स के साथ भी है। एंड स्टूडेंट्स ऑब्वियसली बीइंग स्टूडेंट्स रियली क्रैम ऑल ऑफ देयर पढ़ाई जब उनकी SAT एग्जाम आ रहा होता है उससे महीना पहले, तो वी हैव वेरी ब्यूटीफुल डेटा सेट्स। वी कैन सी कि इस बच्चे ने SAT मार्च में लिया था, इनकी एक्टिविटी वेबसाइट के ऊपर रफली कोई 15-20 घंटे थी, 2 days before the exam or 3 days before the exam, which is what all of us do as students, and there are really encouraging results based on the time that they spend there and their SAT scores that they eventually get. And the good thing is, since we have a partnership with College Board, we get to have all their data directly, जो उनके टेस्ट स्कोर्स थे, जो बच्चे ने टाइम लिया हर सवाल पे, जो etc. So we sort of get that data directly from College Board as well. So it's easy to draw that correlation. और SAT एक बहुत specialized case है, because SAT का even outside of Khan Academy, it's all about practice, because SAT is a very specific kind of an exam. It's not like a regular math or जिस तरह हम अपने normal exams होते हैं उस तरह का नहीं है। It's a very छोटे छोटे tips और tricks होते हैं जो आपने use करने होते हैं to get questions right. And I think वो बहुत ज़्यादा practice से ही आते हैं। तो I don't know, I think what an interesting question would be, which I don't think our company has answered, is कि अगर आप 15 घंटे खान अकेडमी पे SAT की तैयारी करें या 15 घंटे आप किसी और चीज़ से करें जो रफली आपको अपने बहन भाइयों से पुराने टेस्ट वगैरह मिले आप वो कर लें, हो सकता है कि दोनों का इक्वल कोरिलेशन हो विद द सक्सेस। लाइक मे बी द आंसर इज रियली दैट अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू इन्वेस्ट इन प्रैक्टिसिंग, एंड इट इज एग्नोस्टिक टू द प्लेटफॉर्म दैट यू आर यूजिंग फॉर प्रैक्टिसिंग। ओके जी, I have questions, first from Kandil and then secondly from the goer. जैसे आपने जिक्र किया कि that you want to bring digital or Khan Academy to the lower in the educational sectors to improve it. Mostly मैंने 5 साल से education पे काफ़ी research की है. Specifically I'm from Balochistan and it is worse in the case of other provinces in the case of in the light of educations. तो जब I agree with your point कि teachers trainings do have or teachers qualifications or training do have a
positive impact on the educational learning of the students. But what about the problem of digital literacy and digital divide? तो जब हम digital literacy और digital divide की बात करेंगे तो जाहिर बात है those who are literate in with computer, those who have access to computer, they will get more benefits from this particular scheme rather than those who are living in remote areas. They didn't get access to this facilities. As we have observed when the COVID hits, those students who have online classes, they continue their learning practice, and those specifically from the public schools, their learnings totally stops, specifically in the remote areas. Even in the main center of the Quetta, I observed it by myself. So there was a gap between the educational practices of those students. So I think the same case will be follow up by the Khan Academy. तो जब वो introduce होगा, जिसके पास access होगा, they will learn more than those who don't have access. So how you are going to encounter this particular issue? And then my second question is from Gowar, as he talked about कि आप प्रोफेसर से बात करें, उनसे रिसर्च के बारे में कि हाउ टू गेट इन्वॉल्व विद द रिसर्चर. फॉर एग्जांपल, आई एम अ रिसर्चर, आई हैव अ क्यूरीज रिलेटेड टू इनकाउंटर दिस डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल डिवाइड्स इन द वर्ल्ड, स्पेसिफिकली इन द रीजन्स लाइक पाकिस्तान. तो इसमें मुझे मतलब कैसे, जैसे मेरा जो नॉलेज है वो सोशल साइंस से है, आई डोंट हैव अ बैकग्राउंड ऑफ कंप्यूटर साइंस. राइट बाय द प्रोफेसर्स डिमांड करेंगे कि आपकी कंप्यूटर साइंस की लर्निंग कैसी है. सो इन दिस केस, how to build a CV or how to build a profile to apply for these university. And thirdly, I observed you all are the graduates of LUMS. So is LUM the only criteria of getting into those prestigious universities? या जो हमारी तरह किसी छोटे वगैरह यूनिवर्सिटी से आए हैं, they can also apply. Thank you. थैंक यू. आई थिंक आपके तीनों सवाल बहुत अच्छे हैं, ज़बरदस्त आपने पूछे. एंड I'll take a stab at the second and the third as well quickly, but I think I'll leave them for Gauhar and Shoaib primarily. I'll talk about the first question. And to reiterate, I think the question was that there's a big digital literacy divide in Pakistan, along with infrastructural issues as well, access to digital devices, internet, etc. And how do we overcome that divide? अगर हम लोग EdTech जैसी technology पाकिस्तान में ला रहे हैं, how do we make sure कि जो बच्चे उनसे सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकते हैं वो एक्चुअली हों. एंड आपने ये बिल्कुल सही कहा है, कोविड के दौरान ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि ये जो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे हैं उनकी एजुकेशन चलती रही क्योंकि वो जूम वगैरह के ऊपर काम करते रहे, बट जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनकी रुक गई. तो आई थिंक मेरे पास ऑब्वियसली पाकिस्तान की क्लियर एग्जांपल नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में हमने अभी तक ऐसी कोई कोशिश की ही नहीं, लेकिन जो मसले आप बता रही हैं एग्जैक्टली वही मसले इंडिया के गाँव में भी थे. सो जब खान अकेडमी की पार्टनरशिप्स इंडिया के साथ हुई थी, ये वो बच्चे हैं जो कभी जिनके माँ बाप कभी उनको पता भी नहीं कि हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं या नहीं, उनके स्कूल जो हैं वो 5-5, 6-6 मील घर से दूर हैं, वो यू नो लाइक देयर आर नो basic facilities in the schools, but वहाँ पर खान अकेडमी पहुँचा है. and I've had the same questions that how. So the first thing to do, और जब पाकिस्तान में भी खान अकेडमी लॉन्च होगा, इट वॉन्ट रियली बी के आज हम एक गवर्नमेंट स्कूल या TCS स्कूल में जाएंगे और कहेंगे ये लें खान अकेडमी आ गया, आप इस्तेमाल करें. द फर्स्ट वेरी फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक इज गोइंग टू बी टारगेटिंग द टीचर्स टू हेल्प देम गेट कंफर्टेबल विद दैट टेक्नोलॉजी. सो it would require an intense teacher training program. And just to be clear, ये वाला problem अमेरिका में भी उतना ही है when it comes to teacher hesitation to adoption of new technologies. तो जब यहाँ पर भी कोविड आया था, जो अमीर शहरों के बच्चे थे और अमीर नेबरहुड्स के बच्चे थे, वो फॉरन जाके उन्होंने ये सारी लाइक टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा लिया, लेकिन जो थोड़े गरीब बच्चे थे उनके पास लिटरली इस तरह का था कि घर पे इंटरनेट ही नहीं है या सारा ख़ानदान एक कमरे में रहता है, तो उनको वो कंफर्टेबल नहीं फील करते थे कि वो वीडियो कॉल के ऊपर जाके ऑनलाइन ट्यूटरिंग करें या जूम के ऊपर जाके अपने टीचर से सवाल पूछें. सो देयर वाज दिस बिग डिवाइड, एंड आई थिंक सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर at least not easily solvable, but some of these are. And I would say that the teacher digital literacy is the problem that is solvable, and India has solved it. And their teachers in the villages are comfortably using Khan Academy, and the way that they are using it is not कि बच्चे घर जाएं और करें. I think that was the big difference between COVID and now, कि बच्चों को घर जाके इंटरनेट और डिवाइसेस नहीं चाहिए. जो सारा काम होगा खान अकेडमी में वो क्लासरूम के अंदर होगा. और टू पुट इट मोर कॉन्क्रीटली, इंडिया में वो इस तरह करते हैं कि
हर स्कूल के अंदर रफली 1 या 2 डिवाइसेस हैं, एंड इट कुड बी लाइक अ लैपटॉप और एन आईपैड और समथिंग लाइक दैट। और टीचर जब क्लास के अंदर हफ्ते में एक बार खान अकेडमी कराती है, द स्कूल शेयर्स दैट डिवाइस। तो वो दे जस्ट ओपन दैट डिवाइस एंड दे गेट स्टूडेंट्स टू कम वन बाय वन, दे प्ले द वीडियो and then they get students to come one by one and solve a question, something like that. Or the teacher uses it to support their own learning. Let's say अगर कल मैंने जाके calculus का या integration का introduction कराना है, how do I build a lesson plan that is engaging, right? So Khan Academy के ऊपर जाके आप literally type कर सकते हो, I'm teaching integration tomorrow, give me a lesson hook. Lesson hook होता है कि as a teacher आप जाएं, आप पहले मोटिवेट करें कि इंटीग्रेशन पढ़नी क्यों है, इसकी जो प्राइमरीली यूज केसेस हैं दुनिया में, एप्लीकेशंस हैं, वो हैं क्या। एंड खान अकेडमी कैन हेल्प यू डू ऑल ऑफ दैट, build your entire lesson plan, build your hook, which really takes the stress off of the teacher. So yeah, I think there are multiple ways in which it can be used, but primarily I think when it comes to Pakistan, teacher and digital literacy is something that is top of mind for everyone who's thinking about this problem, and that will be solved before we just it won't just be like, let's just throw this technology in public school system and fingers crossed it works out. We will have to build the scaffold आहिस्ता आहिस्ता के किस तरह इसको incorporate करना है और के बच्चे से। बट आई थिंक द बिगेस्ट थिंग इज कि ये टेक्नोलॉजी स्कूल में इस्तेमाल होनी चाहिए, घरों में नहीं। हम उसके ऊपर काउंट नहीं कर सकते। या एंड I don't know if that answered your question. Honestly, this is a question that we will slowly figure out together as we actually start implementing these. But my biggest hope is that if India can do it in the remote villages, then so can we. Because the infrastructural issues and the digital literacy issues are very similar. I'll quickly touch on your third question कि हम सब लम्स के हैं, तो क्या लम्स एक criteria है to get into universities? आपने बिल्कुल सही कहा है कि लम्ब से होना एक बहुत बड़ी प्रिविलेज है। जैसे कि गौहर ने कहा था कि हमारे सीनियर्स हैं, देखें ये उस तरह होता है कि जिस तरह आपके खानदान में अगर ऑलरेडी एग्जांपल्स हों, आपके बड़े बहन भाई कजन्स वगैरह, कोई जो आपकी हेल्प कर सकें, जिन्होंने ऑलरेडी आपके लिए वो एक पाथ पेव कर दिया है कि मतलब मेरा बड़ा भाई गया था, मैंने देखा था कि उसने पहले GRE दिया था, फिर उसने ये किया था, तो यू ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ नो के क्या करना है, तो आप अनकॉन्शियसली वो पाथ आपके लिए थोड़ा सा क्लियर होता है। I think that's the biggest advantage for LUMS. And the second is कि वहाँ पे professors accessible हैं, कि आप उनके पास जाएं, आप उनसे कहें कि हम interested हैं किसी research problem को solve करने में, और वो professors आपकी actually help करेंगे। Not all, but some of them will actually help you think about that and give you the mentorship that you need. That said, I would say कि ये जो mentorship program प्रोफेसर हुद भाई ने शुरू किया, I think ये उसी gap को address करने के लिए कि जो मेंटरशिप लम्स के बच्चों को मिल रही है लेकिन बाकी लोगों को नहीं मिल रही, हाउ डू वी ब्रिज दैट सो दैट पीपल कैन एक्चुअली हैव the same advantages that we did to a certain extent. But I would let Gohar and Suhaib elaborate on that a little bit more. And I would also let you guys answer the second question, which was that जो research है, अगर आपकी सिर्फ computer science में ना हो, social sciences side के ऊपर हो, so how do you approach professors or how do you build your resume for applications to grad school? Over to you guys. आपके सवाल दोनों बाकी भी बहुत important हैं। एक चीज़ ये है कि कंप्यूटर साइंस का बूम एक है और इट लुक्स कि दिस इज़ द ओनली वे जिससे कोई अच्छी नौकरी मिलेगी आज के लिए, कुछ इस तरह की बात है। ये मे बी शॉर्ट टर्म में ट्रू होगा, बट आई डोंट थिंक ये लॉन्ग टर्म के अंदर इतना फीजिबल अप्रोच है टू थिंक अबाउट थिंग्स, स्पेशली बिकॉज मोस्ट कंप्यूटर साइंस जो एंट्री लेवल या जो जनरल कंप्यूटर साइंस पोजीशंस हैं वो हैं प्रोग्रामिंग, बेसिक प्रोग्रामिंग की, उसमें भी कुछ ज़्यादा डेप्थ में नहीं होती प्रोग्रामिंग, ठीक है। और जैसे हम देख रहे हैं ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के साथ और ChatGPT के साथ, आई थिंक दीज थिंग्स विल वेरी इजीली बी सॉल्व्ड एंड ऑटोमेटेड। तो आई थिंक वो जो एक हॉट मार्केट है कंप्यूटर साइंस वो फिजल आउट करेगी एंड थोड़ा सा डिविएट करेगी। अच्छा, उसके अंदर जो चीजें नई इमर्ज कर रही हैं, एटलीस्ट द वे आई लुक एट दिस इज एब्सोल्युटली, जैसे आपने बोला कि नॉन कंप्यूटर साइंस एक्सपर्टीज जो है आपकी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल नहीं है कि आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती तो अब हम क्या करें। बहुत सारे आजकल डिसिप्लिन्स हैं, जो अभी रिसेंटली MIT में भी एक स्कूल खुला है, श्वार्ज़मैन कॉलेज ऑफ कंप्यूटिंग, बहुत सारे स्कूल्स में हो रहा है कंप्यूटर साइंस एंड एक्स। उसका मकसद ये है कि उसके अंदर क्रॉस डिसिप्लिनरी रिसर्च होगी, क्रॉस डिसिप्लिनरी काम होगा, प्रोडक्ट्स बनेंगी वगैरह। उसके अंदर होता ये है कि आप एक प्रोजेक्ट लेते हैं,
और उस प्रोजेक्ट के अंदर लेट्स से कोई बायोमेडिकल प्रोजेक्ट है, कोई इस किस्म की चीज़ है, उसके अंदर प्रोग्रामर्स भी होंगे, कंप्यूटर साइंस के अंदर और एरिया से भी लोग आएंगे जिनको आर्किटेक्चर का मालूम है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मालूम है, बट बहुत सारे लोग होंगे जिनको कंप्यूटर साइंस का बिल्कुल नहीं मालूम और उनका मकसद ये है कि वो जो दूसरी डोमेन नॉलेज है, कोई कोई फार्मास्यूटिकल का बंदा है, कोई जिसे सोहेब कह रहे हैं बायोलॉजी के अंदर कोर उनको एक्सपर्टीज है, उस तरह के लोग होंगे और उनसे कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि उनको कंप्यूटर साइंस आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, इनफैक्ट उनको अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहिए, बट बाकी लोग उनके वो कॉम्प्लीमेंट करेंगे स्किल्स को। तो ये बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं फॉर एजुकेशन, लाइक अगर आपने मास्टर्स करना है इस चीज़ में, पीएचडी करनी है, या आपने उसमें रिसर्च करनी है, या आपने उसके अंदर किसी कोई प्रोडक्ट डेवलप करनी है, ये बहुत ज़्यादा एवेन्यूज हैं। और आई थिंक विद द ease in which you can do programming and without really knowing how to do programming, वो चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं, तो आई थिंक इन चीज़ों की नेसेसिटी एक्चुअली और बढ़ जाएगी कि आपको बाकी चीज़ों के अंदर ग्राफ ज़्यादा हो। तो इसलिए मेरा ख्याल है आपका टू एन एक्सटेंड आपके क्वेश्चन का आंसर था ये। कोई और इसमें अगर आपको है बात जरूर कर सकते हैं। और दूसरा सवाल है लम्स का जो कंदील ने कहा, वो आई थिंक आई डोंट हैव मच टू ऐड टू दैट। लम्स के अंदर एक हमारे पास एडवांटेज है, बट बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सिर्फ लम्स के लोग आते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, फास्ट के हैं, कॉमसैट्स के बहुत सारे लोग थे जब मैं इलिनॉय में था। तो अनफॉर्चुनेटली जो मसला है वो ये कि बाकी लोगों को क्योंकि स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी थोड़ा डिफरेंट है उनका, तो शायद थोड़ी सी खुद रीच आउट ज़्यादा करना पड़ता है उनको। और आई थिंक प्रिसाइसली ये जो प्लेटफॉर्म है ये उसी गैप को फिल करने के लिए हम आपकी वो कनेक्शन बन सकते हैं बहुत आराम से। और हमारे और भी बहुत सारे यहाँ पे जो लोग हैं जिनसे हम आपको कनेक्ट कर सकते हैं कि आप एग्जैक्टली वही चीज़ आप हमारे थ्रू कर सकते हैं जो लम्स के स्टूडेंट्स वहाँ पे अपने प्रोफेसर्स के साथ करते हैं। आपको बस एक स्टेपिंग स्टोन चाहिए, कनेक्शन चाहिए टू गेट इन्वॉल्व एंड टू फाइंड आउट कि लोग क्या कर रहे हैं और उनके साथ आप किसी तरह कनेक्ट हो, कंट्रीब्यूट करें कुछ ऐसा ताकि आपकी एप्लीकेशन बेहतर हो। तो प्रिसाइसली हम लोगों का ये मेंटरशिप प्रोग्राम इसी गैप को फिल करने के लिए है। तो आपके अंदर और फिर जो नॉन लम्स है, लम्स का स्टूडेंट है, उसमें कोई फर्क बचना नहीं चाहिए फ्रेंड में। ये गोल अल्टीमेटली यही है। सोहेब आप कुछ I'll add, हाँ जी सर, मैं इसके अंदर सिर्फ दो चीजें ऐड करनी थी रिगार्डिंग लम्स पॉइंट। आई थिंक एज कंदील एंड गोहर राइटली मेंशन के बिकॉज वी वर फ्रॉम लम्स, सो वी वर प्रिविलेज्ड कि हमसे पहले जो लोग थे उन्होंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई किया हुआ था। उसके दो एडवांटेजेस हैं, एक तो जो कंदील ने मेंशन किया कि हमारे पास एक पाथ था अप्लाई करने के लिए, और दूसरा यूनिवर्सिटीज को भी पता था कि लम्स एक इंस्टीट्यूट है जो कि एग्जिस्ट करता है और जहां से बच्चे अगर आए तो दे कैन परफॉर्म वेल इन द ग्रेड स्टडीज। तो अब पॉइंट ये है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक जो प्रोफेसर है एक MIT, हार्वर्ड या US की और यूनिवर्सिटीज में जो बैठे हैं, दे आर लुकिंग फॉर गुड पीपल, दे आर लुकिंग फॉर पीपल, राइट। हार्वर्ड के अंदर मेरे अपने डिपार्टमेंट के अंदर हर साल एक नए फैकल्टी मेंबर स्टार्ट करते हैं। उनके पास पैसे होते हैं 1, 2, 3 लोगों को PhD स्टूडेंट्स रखने के लिए, और गुड स्टूडेंट्स आर डिफिकल्ट टू गेट। तो होता ये है कि फिर वो जिस यूनिवर्सिटी से लोग पहले से आए हुए हैं, दे गो बैक टू दोज यूनिवर्सिटीज और बार बार वहां से ही वो पोस्ट डॉक ले लेंगे, वहां से ही वो ग्रेड स्टूडेंट ले लेंगे। अब इसकी एग्जांपल आप इस तरह देख सकते हैं कि अगर आप इफ यू गो टू इंजीनियरिंग स्कूल लाइक MIT अगर आप जाएं, या हार्वर्ड के अंदर अगर आप फिजिक्स या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर जाएं, सो यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम चाइना। और अगर आप लाइफ साइंसेज डिपार्टमेंट के अंदर जाएं तो यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम इंडिया, और मोस्ट ऑफ देम जो हैं वो सिमिलर इंस्टीट्यूट से ही आए हुए होंगे। अब जैसा पहले भी कहा गया कि इसको हम ब्रिज किस तरह कर सकते हैं, और मेरा ये ख्याल है कि मेंटरशिप की तरह के प्रोग्राम्स जिसके अंदर आप लिख सकें अपने CV के अंदर और अपने कवर लेटर के अंदर कि हाँ हमने रिसर्च की हुई है और हमें ये काम आता है जिसकी वजह से हम एलिजिबल हैं इन पोजीशंस के लिए। और सेकेंडली अगर इधर यहाँ पे आई डोंट नो कि हमारी ऑडियंस के अंदर कोई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स वगैरह के बैठे हैं या नहीं बैठे, वन थिंग दैट आई वुड जो मैं यहाँ पे देखता हूँ पाकिस्तान के अंदर कि लोग GPA नहीं देते। अब उसका एक तो यूनिवर्सिटी अननोन होती है, ऊपर से GPA भी इतना ज्यादा कि लाइक नस्ट फेमस है, UT लाहौर फेमस है कि वो GPA नहीं देते। एक यूनिवर्सिटी अननोन, ऊपर से GPA भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो उसका फिर काफी ज्यादा नुकसान होता है स्टूडेंट्स को जिस वक्त वो अप्लाई कर रहे होते हैं। या सो दिस इज माय टेक ऑन इट। इसमें मैं थोड़ा सा इजाफा करूँगा। अभी मैं एक छोटी यूनिवर्सिटी में गया था जो मिनेसोटा में है। उधर एक फिज़िक्स का प्रोफेसर है जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है,
और अब वो चाहता है कि कोई स्टूडेंट आए पाकिस्तान से, और वो ख़ास तौर पर चाहता है कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का हो। तो जो ताल्लुक़ बनता है ना, जैसा कि शोएब बता रहे हैं कि वंस यू नो समथिंग अबाउट अ प्लेस, तो यू वांट पीपल फ्रॉम दैट प्लेस। और चलिए, ये यही वजह नहीं, लेकिन जो दूसरी बात आपने बताई कि अमेरिका में और ख़ुसूसन MIT हार्वर्ड में इंडियन स्टूडेंट्स आपको बेतहाशा नज़र आते हैं, और उससे ज़्यादा चाइनीज़। तो अब तो ऐसे लगता है कि वो शहर चाइना का हो गया। क्यों, सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं सर। तो द क्वेश्चन इज व्हाई आर वी नॉट देयर इन सच नंबर्स। तो ये एक गौर तलब मसला है, इसके ऊपर फिर किसी वक्त बात करेंगे। अच्छा, चलिए अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हमज़ा एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ इकरा यूनिवर्सिटी BScs। मेरा क्वेश्चन दोनों ब्रदर से है कि जो MIT और हार्वर्ड में पढ़े हैं, कि मेरे पास सिर्फ 3 इयर्स हैं और मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी MIT है बाय द वे, बट हार्वर्ड भी है। एंड मैं CS से रोबोटिक्स में शिफ्ट करना चाहता हूँ। रोबोटिक्स में मैं अपना बिज़नेस करना चाहता हूँ, जो कि इंशाल्लाह फ्यूचर में होगा भी। बट मेरे पास 3 इयर्स हैं, एंड 3 इयर्स में मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि मैं MIT को मिस ना करूँ। फर्स्ट थिंग ये है। सेकंड थिंग, अगर मेरा स्कॉलरशिप पे एडमिशन नहीं होता तो मुझे कम से कम कितना पैसा जनरेट करना चाहिए इन 3 इयर्स में कि मैं सेल्फ पे जा सकूँ वहाँ पे। सो ये मेरा क्वेश्चन है। मैं इसको थोड़ा सा जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने पिछले सेमेस्टर एक रोबोटिक्स का कोर्स लिया था और मेरा रोबोटिक्स का बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है। मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। एक तो ये कि आपकी जो एम्बिशन है, गोल है, बहुत बिल्कुल ऑन ट्रैक है और आप बिल्कुल इसकी तरफ काम करें। ग्रेजुएट स्कूल के अंदर, अमेरिका के अंदर, अगर आपने PhD में आना है तो आपको अपनी तरफ से कोई पैसे नहीं देने पड़ते। अगर आपका दाखिला हो गया तो उसका मतलब है कि आपको वो पैसे देंगे महीने के रहने के, खाने के, सारी चीज़ के। मास्टर्स के अंदर थोड़ा मुख्तलिफ होता है। कुछ प्रोग्राम्स हैं, जिस तरह जब मैं वहाँ पे UIUC में गया था तो वहाँ पे आप रिसर्च असिस्टेंट या टीएशिप करके अपनी फीस भी वो आपकी कवर कर देते हैं और वो भी आपको स्टाइपेंड देते हैं। वो थोड़ा मुश्किल होता है ढूंढना, क्योंकि कम है वो, उसमें कोई वो ऐसी चीज़ नहीं है, वो बस थोड़े कम होते हैं, लेकिन उसके भी तरीके हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि फंडिंग की मेरा ख्याल है ग्रेजुएट स्कूल के लिए आपको जेब से देने की फिक्र नहीं करनी चाहिए इतनी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि रोबोटिक्स के अंदर आपको शौक है, बिल्कुल MIT उसके लिए एक बड़ी अच्छा स्कूल है, बिकॉज यहाँ से 2-3 बड़े मशहूर स्टार्टअप्स हैं। बॉस्टन डायनामिक्स का आपने सुना होगा, वो एक रोबोटिक्स का स्टार्टअप है, वो MIT से शुरू हुआ था। कुछ और हैं यहाँ पे प्रोफेसर हैं, मैं आपको उनके कोर्सेज भी बता सकता हूँ। रस्ट एड्रिक एक बड़े मशहूर प्रोफेसर हैं, उनके आप ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं, सारा कुछ यूट्यूब पे पड़ा है। मैंने वो कोर्सेज लिए थे। आपको उसमें कोई और सवाल आते हैं ज़रूर मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। उनके तो तरीका एक ये है कि आप जब थोड़े से फंडामेंटल्स अपने बिल्ड कर लें, कोई कोर्सेज ले लें, उन्हीं प्रोफेसर का लेट से आपने कोर्स ले लिया। रस्ट एड्रिक की मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, उनका कोर्स ऑनलाइन पढ़ें, मुख्तलिफ कोर्सेज हैं उनके, अंडर एक्चुएटेड रोबोटिक के कोर्सेज हैं, मैनिपुलेशन के कोर्सेज हैं, वो आप कोर्सेज सारे ले लें, अपने ओन पे ले लें। उसकी जो बैकग्राउंड रीडिंग है वो आप खुद करें। अगेन, अब हम क्योंकि पाकिस्तान से आते हैं, हमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है खुद से काम करने के लिए। वो आपने ले लिए, फिर उसका एक आसान तरीका ये है कि आप उनसे रीच आउट करें। उनके बहुत सारे कोर्सेज के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आप कंप्लीटली ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी मैं अगेन कॉन्क्रीट मिसाल देता हूँ। उनका एक सॉफ्टवेयर है जो सिम्युलेटर है रोबोटिक्स का, उसका नाम है ड्रेक। आप ये ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं और आप इसको कंप्लीटली ऑनलाइन खुद से इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्जैक्टली ऐसे जैसे एक MIT का स्टूडेंट यहाँ पे जो रोबोटिक्स पढ़ रहा है वो कर सकता है। तो आप उसके ऊपर जाके कोई चीज़ में आपको दिलचस्पी है, आप प्ले अराउंड करें, ट्वीक करें, कुछ बनाएं उसके ऊपर, और फिर आप प्रोफेसर को भेजें कि अच्छा देखिए मैंने आपका प्रोजेक्ट देखा, मैं पाकिस्तान से हूँ, मैंने आपका कोर्स खुद से पढ़ा है और मैंने ये चीज़ बना ली है। तो इससे क्लियरली प्रोफेसर को ये पता चलता है कि आप इंतहाई मोटिवेटेड स्टूडेंट हैं। आपने बगैर उनसे कभी बात किए ज़िंदगी में उनकी बहुत सारी चीज़ें कर ली, काम किया उसके अंदर, तो वो आपसे बात करने के लिए रेडी होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे भेजें, मैं उन तक ये बात पहुंचा सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह आपका कनेक्शन डेवलप होता है। फिर आप जब वंस यू हैव अ लेग इन द डोर, फिर आप ऑब्वियसली वो आपसे बात करेंगे, हो सकता है वो आपको कुछ और काम दे दें। करते करते फिर आपका एक ट्रैक सेट हो जाता है कि अच्छा बाय द टाइम आपके अंडर ग्रेजुएट खत्म हो रहा है, आपका जब PhD के लिए अप्लाई करने का वक्त आ रहा है, तो आपके पास ऑलरेडी बहुत कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस है उस स्कूल के कोर्सेज के अंदर, उनके प्रोफेसर्स के साथ आपका कोई ताल्लुक है, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं और डेफिनेटली आपका चांस बहुत बेहतर हो सकता है फिर। तो ये एक बड़ी कॉन्क्रीट सी मिसाल है, इसमें और भी बहुत डिटेल में हम जा सकते हैं, बट इस तरह के एवेन्यूज बहुत सारे हैं। किसी को रोबोटिक्स का शौक है, किसी को किसी और चीज़ का शौक है, ऑनलाइन चीज़ें बहुत सारी हैं जो आप एक्टिवली कर सकते हैं बिफोर
you apply. और I think now is the right time to do it. अगर आपने एक साल खत्म किया, आपके पास अभी काफी वक्त है इन चीजों को खुद से करने का. समर के अंदर आपके बाकी कोर्सेज नहीं है, आप खुद से ये चीजें कर सकते हैं. तो डेफिनेटली आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं और बिल्कुल ये करना चाहिए. I'll add one more point to it. I think गौहर ने बिल्कुल ठीक कहा कि आप कोशिश कर सकते हैं और प्रोजेक्ट्स वगैरह बना के प्रोफेसर्स के साथ इन कांटेक्ट रहें. दो चीजें और बहुत अहम हैं. एक, you need good GPA. I know it sounds के GPA important नहीं होता बहुत ज्यादा, इंडस्ट्री में शायद ऐसा होता हो, लेकिन when you're applying for grad school, GPA does matter a lot. अगर आप अंडरग्रेड से डायरेक्टली PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो योर अंडरग्रेड GPA मैटर्स. अगर आपने दरमियान में एक मास्टर्स किया है तो मास्टर्स उसको कॉम्पनसेट कर सकता है कि अगर किसी का GPA थोड़ा सा कम है अंडरग्रेड डिग्री के अंदर. सेकेंडली जो एक चीज और मैटर करती है वो है कि आपने किन लोगों के साथ काम किया और आपके पास रिकमेंडेशन लेटर्स कैसे हैं. Professors do look at recommendation letters in quite a lot of detail. मैं यहाँ पे जिसका प्रोफेसर्स एडमिशन वगैरह कर रहे होते हैं, they do tell us कि देखो फलान एक लेटर लिखा, वो हाथ से लिखा हुआ था, आधे सफ़े का लेटर था, मुझे कुछ पता नहीं चला स्टूडेंट के बारे में. So make sure कि जिन प्रोफेसर्स के साथ आप काम करें they know you in detail और वो आपको के बारे में पर्सनल तौर पे 1 से 2 सफ़े का अच्छा लेटर आपके काम के ऊपर और आपकी क्वालिटीज के ऊपर लिख सकें. एंड यू नीड गुड GPA. और जो बाकी जो गौहर ने कहा कि 2 कोर्सेज और प्रोफेसर के साथ इन टच रहें. शोहेब, इसमें एक और बात भी है कि मेक श्योर दैट द प्रोफेसर इज़ केपेबल ऑफ राइटिंग अ गुड रिकमेंडेशन लेटर. हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा मसला है कि उनकी अंग्रेज़ी ठीक नहीं होती और बहुत से प्रोफेसर ऐसे हैं जो बस फिर ऊटपटांग कोई चीज़ लिखते हैं जिससे स्टूडेंट को बड़ा नुकसान पहुंचता है. अब इस मसले का कोई हल है या नहीं है? क्या आपके एक्सपीरियंस में क्या, आप तीनों के एक्सपीरियंस में क्या है? खैर लम्स में की बात तो अलग है, लेकिन आप अगर कहीं और से रिकमेंडेशन लेटर लेते हैं देन व्हाट शुड वन डू? आई एम टोटली क्लियर इन माय माइंड. जी सादिया, आप कुछ बताना चाह रही हैं? कमेंट ऑन दैट ना. रिकमेंडेशन लेटर्स का तो ये है, मैं ख़ुद देख चुकी हूँ कि वो एक के लिए लिख के कॉपी पेस्ट करते हैं. तो एक लड़की का रिकमेंडेशन लेटर था जिसमें हिज लिखा हुआ था, हिज क्वालिटीज़. तो दैट वाज एनीवे. बट माय क्वेश्चन इज़ एक्चुअली रिगार्डिंग योर इंसिस्टेंस ऑन GPA. सो आई वांटेड टू नो कि क्या बाहर की इन यूनिवर्सिटीज़ में GPA को वाकई इतनी अहमियत दी जाती, क्योंकि हमारे पास यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स आते हैं एडमिशन के लिए PhD के, एंड दे हैव GPAs ऑफ 3.98 out of 4, 3.95 out of 4, even 4 out of 4. And believe me, some of them don't know the equation of a straight line. ठीक है, तो क्या ये बाहर रियलाइजेशन नहीं है that the GPA is just a number and it really depends upon the kind of institution that you're coming from? That's a fair point. असल में ऐसा है कि अब कुछ यूनिवर्सिटी, या तो यूनिवर्सिटी वेल नोन हो, राइट? फॉर एग्जांपल हार्वर्ड इज नोन फॉर इट्स ग्रेड इन्फ्लेशन, अगर और एंड बर्कले इज वेल नोन कि वहां पे ग्रेड अच्छा नहीं मिलता. तो एक जो प्रोफेसर बाहर बैठे हैं उनको इन यूनिवर्सिटीज का तो पता है कि यहाँ पे ग्रेडिंग किस तरह होती है, लेकिन अगर आप एक अननोन यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं जिसका प्रोफेसर ने पहले नहीं सुना हुआ और अगर आपका GPA भी कम है तो इट इज लेस लाइकली कि प्रोफेसर आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर करेगा. सो GPA इज जस्ट अ फर्स्ट स्टेप टू गेट यू टू एन इंटरव्यू. उसके बाद जो आप बात कर रही हैं कि उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा और ये जो बाकी चीजें हैं ये यहाँ पे सामने आ जाएंगी. अब इट इज वेरी पॉसिबल कि अगर एक यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी से 1 साल किसी एक स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, उसका 3.98 GPA है एंड दैट पर्सन गॉट टू द इंटरव्यू स्टेज और प्रोफेसर कहता है यार इनको तो कुछ भी नहीं पता. So it is very likely कि next year अगर उसी यूनिवर्सिटी से same GPA के साथ कोई और स्टूडेंट अप्लाई करता है तो प्रोफेसर might not consider it. So there is always that risk कि अगर यूनिवर्सिटी अननोन है और previous students अगर एक खास तरह से परफॉर्म कर रहे हैं तो फ्यूचर ईयर्स के अंदर अगले स्टूडेंट्स का भी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है. और हम इसको काइंड ऑफ देखते भी हैं कि 1 साल से अगले साल
इट इज़ पॉसिबल कि प्रोफेसर उनको ना कंसिडर करें. सेकंड पॉइंट रिगार्डिंग जो सर ने बात की रिगार्डिंग रेफरेंस लेटर्स, आई थिंक सर इट्स अ चैलेंज. आई डोंट हैव अ वेरी गुड सोल्यूशन टू इट. what one can do कि अगर आप प्रोफेसर से बात कर लें and if they allow you to write a letter for yourself, आप वो लेटर ड्राफ्ट करके अच्छी तरह से उनको दे दें, उनसे कहें कि please add a few things if you want to and then just sign it, and if you do agree with it, because reference letters are important. और मेरा ख्याल है कि again अगर आप not very known university से अप्लाई कर रहे हैं और अगर आपका लेटर भी खराब है, you might not get admission, unfortunately. So as a first step, should one go through ChatGPT? Well, ChatGPT, one can now tell कि ये लेटर किस तरह लिखा गया है. मतलब कि आप या पहले वो पॉइंट्स खुद ड्राफ्ट कर लें, उससे ग्रामर और टाइपोस वगैरह के लिए ऑफ कोर्स यूज ChatGPT. But if it is totally written by ChatGPT, मेरे ख्याल है काफी केसेस के अंदर मुझे अभी यहाँ पे एडमिशन कमेटी वाले बता रहे थे, क्योंकि अभी जो एडमिशन हुए हैं कि इस साल they could tell कि बहुत ज्यादा कवर लेटर्स और रिसर्च स्टेटमेंट्स ChatGPT से लिखी गई थी. You can very easily tell कि स्टेटमेंट किस तरह लिखी गई है. So don't do that. Do it yourself first and then use ChatGPT if you really have to improve it. I think इसमें एक छोटी सी चीज मैं ऐड करूंगा कि sorry. Go ahead. I think grammar and the writing part of it is obviously important, and that's one aspect of this. दूसरी चीज जो जरूरी है ना वो ये कि अगर आपका relationship with the person who's writing the recommendation strong है and they actually have concrete examples to give कि अच्छा इसने फलाना मेरे साथ कोर्स लिया, उसके अंदर ये प्रोजेक्ट था, इसने above and beyond जाके ये एक्स्ट्रा चीज की और उसमें ये मुश्किलें आई और मैंने इसको ये मेंशन किया, फिर उसने ये चीजें खुद से पिकअप करके ये डिलीवर किया, वो ज्यादा जरूरी है. और उसके लिए वो आई थिंक राइटिंग वाली चीज की जो खामी है वो पूरी कर सकता है. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपका जो लेटर राइटर है आपका उसके साथ रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और दे हैव इनफ कॉन्क्रीट एग्जांपल. जो मैम ने पहले ऑडियंस में बोला कि कॉपी पेस्ट वाली चीज नहीं होनी चाहिए. अगर आपके पास पर्सनल इतनी चीजें हैं एक बंदे के बारे में लिखने को तो फिर वो नौबत नहीं आएगी. तो फिर थोड़ी बहुत खामियां अंग्रेजी की ऊपर नीचे हो जाए, चले वो शायद गुजारा हो जाए उसके बगैर भी. या आई वाज गोइंग टू से कि जो सुहेब ने बात की थी पहले वो बिल्कुल ठीक थी कि अगर आपके प्रोफेसर जो हैं वो मान जाएं कि आप अपना लेटर खुद ड्राफ्ट कर लें. बट आई थिंक इन अदर केसेस एज वेल व्हाट आई फाउंड जो अपने टाइम के ऊपर जो याद है, writing recommendation letters is it is an energy intensive process, and I think you can make it easier on your professor ताकि वो आखिरी टाइम के ऊपर जो है वो scramble ना कर रहे हो. Even if you don't write the letter yourself, I think what's really helpful, and even for me, for example, if I have to, write मैं recommendation letters तो नहीं लिखती, but I do refer people to my company for jobs. I did it Amazon as well, and I sort of draft an email or something introducing that person. It's very good to have solid examples. For example, if you can just send your professor 3 to 4 bullet points that सर मैंने आपके साथ जब बायोलॉजी का कोर्स लिया था तो आपने ये वाला प्रोजेक्ट दिया था, मैंने इसके अंदर अबव एंड बियॉन्ड जाके ये और ये किया था, जस्ट टू लाइक रिफ्रेश योर मेमोरी अ लिटिल बिट. या जब मैंने आपके साथ ये वाला रिसर्च प्रोजेक्ट किया था ये हुआ. सो दैट द बर्डन इज नॉट entirely on the professor to sit down and think deep and hard about those examples. You sort of just help them refresh their memory a little bit. And I think you should do that regardless of whether you think that the professor is going to do a good job or not, because I think even the professors who really want you to succeed and who want to invest time in your recommendation letter do need that support from you when they are drafting it. So when you ask for recommendation, don't just say, okay, sir, can you please give me a recommendation letter? I'm applying to a university. You actually say that, sir, like I'm attaching a document in this with some examples of our, work that we have done together. And I hope that you let me know if there's any other help that you need in drafting the letter. And do most of the legwork yourself so that the professor has to do less of it. ठीक, बहुत माकूल बात. मेरा ख्याल है बस अब 2 सवालात हम ले सकते हैं. अच्छा, you want to ask a question? जी. I wanted to ask, not everyone can really go to university because of, some circumstances they might be having. So is it possible to have a university education from like Khan Academy or something like that?
That's a great question. I think the question should boil down to why do you want graduate education, right? So I think like wo zyada important hai. For example, if your goal is to obviously like go into academia or something like that, then obviously like there is no way around it. You can't go to Khan Academy if you want to like do intense research or go into academia. But if your goal is to pick up skills that you want to apply, like for example, let's say you want to open a software engineering company, or let's say you want to open like you want to create an app for solving a certain problem in Pakistan. So now Khan Academy has, I think my biggest example for this would be computer science in general. Like a lot of people did not go to university for computer science. मैं जब स्टैनफोर्ड में थी तो मैं एक रिसर्च लैब में काम करती थी जिसके अंदर हम जिन बच्चों को ऑटिज्म होता है हम उनके लिए प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे थे. हमने गूगल के साथ पार्टनरशिप की थी और वी वर यूजिंग देयर गूगल क्लास टू हेल्प द चिल्ड्रन हु हैव ऑटिज्म विद सोशो इमोशनल लर्निंग. उसके अंदर जो हमारा लीड इंजीनियर था, ही हैड नेवर बीन टू कॉलेज इवन, लेकिन उसने अपने सारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्किल्स हैं उसने वो ऑनलाइन कोर्सेज से पिक किए थे और उसने वो एक्चुअली खुद प्रोजेक्ट्स करके किए थे. तो आई थिंक वो अब हम एक्सक्यूज नहीं यूज कर सकते कि आई रियली वांट टू बिल्ड अ सर्टेन सॉफ्टवेयर app or technology or something and we really need to go to school for it. You don't. I think you go to school for computer science, like especially masters in computer science. I think आप ज़्यादा इसलिए जाते हो कि आपका थोड़ा नेटवर्क बन जाए, शायद आपकी कुछ एरियाज में अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डीपन हो जाए, प्रोफेसर से थोड़ी मेंटरशिप मिल जाए फॉर द सोशल एस्पेक्ट ऑफ इट. बट आई थिंक जो लर्निंग वाला पार्ट है, वेदर इट कम्स टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, there is a plethora of resources, not just on Khan Academy, but also Coursera, Udemy, Udacity, even YouTube has series जिसके अंदर वो आपको step by step पूरी application आपसे बनवाते हैं. So I think when it comes to these skills, it's very very easy to pick them up. There are also boot camps that you can take remotely. जो यहाँ पे some of the top engineering companies like Google, Amazon वगैरह ये हर साल hundreds of software engineers recruit करते हैं जिन्होंने पढ़ा इंग्लिश लिटरेचर होता है, बट दे डू अ बूट कैंप इन कंप्यूटर साइंस विच इज़ लाइक अ 4-5 months इंटेंसिव एक्सपीरियंस जिसके अंदर वो इंटेंस इमर्सिव एक्सपीरियंस जिसके अंदर वो आपको सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्किल सिखाते हैं. और वो बूट कैंप इन पर्सन नहीं होता, वो बूट कैंप आप पाकिस्तान से बैठ के भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है. तो yeah, I would say that first understand what your goal is and what your motivation is behind going to grad school, what skills you want to pick, and then we can see that okay, what are some of those skills or like subset of your goals that we can achieve without actually going to a school in America. And again, this is like what this mentorship program is about. It's a very specific question in general, like based on your circumstances. And I think in this case, having a mentor who has a few years of experience, they can help you guide better on what are the resources out there that you can utilize. Are these boot camps free or you have to pay for them? So some of these boot camps also have scholarship programs. If you can prove that you either cannot pay or like what your goal is behind that boot camp, or even they even do loans. So you do the boot camp completely for free, and then when you get a job, they take a cut from your first salary. So they guarantee you that you're going to get a job, and then when you do get one, जो आपकी salary होएगी उसमें से वो थोड़ा सा cut ले लेते हैं, which is their fees. So it's really sort of a mixture of all. ठीक. आखिरी सवाल है, लेकिन इस सवाल से पहले मुझे आपको ये बताना कि आप राब्ता किस तरह से कर सकते हैं, न सिर्फ इन 3 मेंटोर से, लेकिन जो आने वाले प्रोग्राम्स होंगे उनके मेंटोर से भी. तो आप हमें इस ईमेल पर, इस एड्रेस पर ईमेल भेजें, info@theblackhole.pk. तो फिर हम आपको एक गूगल फॉर्म भेजेंगे जो आप हमें लौटाएंगे, और फिर हम आपको किसी एक मेंटोर के साथ लिंक कर देंगे. तो चलिए, अब ये आप नोट कर लीजिए, कोई मुश्किल काम नहीं है. info@theblackhole.pk. Okay, let's have the last question. So hello, my question was, a lot of universities, they say they have waived GRE general or GRE physics, GRE subject,
But I talked to a professor, a Pakistani professor from Texas A&M, and he said we have 10 seats for PhD physics, and it is very, formally stated that we have waived a GRE, but actually we do consider. And Indians and especially Chinese, they get perfect scores in GRE. So my question is, how long will this policy of waiving GRE go on, and when the true picture of prerequisites in university admissions will come out on their official website? It's very misleading. A lot of my friends, including me, we didn't take GRE and applied, and it was very, time taking, very energy intensive. It took 3 months for filling the applications, and at the end of the day, it turns out that even the university whose ranking is 1200 on the QS list is considering GRE physics and GRE general both, and given that coming from Pakistan, we can't spend a lot of money on both of the tests. Thank you. I can take a stab on this. I just have one point to add, especially the second part, जो कि एक बहुत valid point है कि standardized tests बहुत महंगे होते हैं और जो university application fees होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है. I think ये वाली बात एक it's an elephant in the room kind of situation कि when you're applying to university आपके बहुत पैसे लग रहे होते हैं, तो there is also like that aspect to consider. I don't know if everyone is aware, but you can technically get your fees waived. And मेरे छोटे भाई ने जब अप्लाई किया था ग्रेजुएट स्कूल में, वो PhD कर रहा है उस यूनिवर्सिटी से जहाँ से गौहर ने मास्टर्स किया था. And it was he just emailed all universities and he emailed जो GRU की help center, and he just said that I'm a student from Pakistan. हमारा exchange rate बहुत ज़्यादा है. This is very, very expensive for me. I will not be able to afford it. And almost 80% of the universities waived the fees. क्योंकि जब आपने GRU उन्हें भेजना भी होता है तो तब भी आपके पैसे लगते हैं. And on top of that, जब आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है, ऑन एवरेज $75, $80 उनकी एप्लीकेशन फीस भी होती है. तो अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज आर एक्चुअली हैप्पी टू वेव दैट फीस. तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत बच्चों को नहीं पता होती है, और वो बेचारे बहुत मेहनत करके बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे करते हैं. तो डू यूटिलाइज दीज थिंग्स एज वेल, दैट समटाइम्स it's you just need to ask. Maybe it works, maybe it doesn't, but there's no cost for asking. And the first part, which is the GRE, I would ask you to put yourself in the shoes of the person who is considering your admission application, right? Let's say आपने एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, आप वहाँ एडमिशन्स कमेटी पे बैठे हुए हैं, आपने एक बच्चे की एप्लीकेशन देखी है. अगर आपको उस बच्चे की आप यू हैव टू फॉर्म सम मेंटल मॉडल ऑफ दैट चाइल्ड, राइट? कि वो बच्चा कहाँ से पढ़ा हुआ है, उसकी रिसर्च प्रोजेक्ट्स क्या हैं, उसका अब एक बच्चा है वो पाकिस्तान से है, a country that you don't know much about, उनके एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना आपको नहीं पता, क्योंकि there are not many Pakistani children in all universities. आपको अगर उस यूनिवर्सिटी का भी इतना नहीं पता, आपको नहीं पता कि उसने अगर EE का EECS 200 कोर्स लिया है जो सर्किट्स का था, क्या उनका करिकुलम वही है जो अमेरिका में, इज इट अ 1-to-1 मैपिंग विद दैट कोर्स? लाइक अगर आपका उसमें A आया है, would you have gotten an A in that course if you were in that university? They don't know all of these things, right? So they're really relying on some standardized testings so that they can do an apples to apples comparison. That when they have to compare you to a student whose university or country or in general they have a better idea of, how do they make that comparison? So I would highly recommend, और मेरी personal opinion ये है कि standardized tests नहीं हटने चाहिए regardless of their problems and but उसके अलावा कोई option नहीं है for someone to compare students A and A. अगर वो different schools से हैं, different मुल्कों से हैं, different colleges से हैं, different पढ़ाई की है, how do you compare? How do you pick? और फिर उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा ह्यूमन बायस पे चले जाओगे, उनके जो अपने बायसेस होंगे वो उसकी वजह से बच्चे को पिक करेंगे. तो बहुत बेहतर है कि आप जिस हद तक हो सके उन लोगों के लिए रिलेटेबल और कॉम्परेबल डेटा पॉइंट्स अंदर डाल दें. GRE is a good data point. Like Gohar said, taking classes and completing projects from their university, that's a good data point. Just things like these that they can relate to so that they can consider your application more seriously. So I would say even if a university is saying we don't need GRE, just send that in so that they don't immediately write you off. They're like, oh, अच्छा इस बच्चे का 90th 99th percentile पे math का score है. Let's take their application a bit more seriously and go through it a little bit more, ज़्यादा detailed तरीके से peruse करते हैं. So that would be my advice to you. How seriously do they take distance learning courses, those which you take for credit?
I think that that definitely shows initiative. So if you were applying for, let's say, जिस तरह मेरा था कि मैंने जब एजुकेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में किया था, आप अपनी एप्लीकेशन में ये लिखते हो कि मैंने ये किया हुआ है और मैं ये सीखना चाहती हूँ, या इसलिए मैं आपकी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा हूँ या ग्रेड स्कूल में जाना चाहती हूँ या जो भी. तो उसके अंदर इफ यू हैव ऑलरेडी टेकन सम क्लासेस व्हिच आर एट लाइक ग्रेड लेवल या लाइक so you're showing some initiative, so that for sure adds credit to your application if you have taken a course on Coursera, Udacity, etc. I don't know if they would consider that as, अगर इस बच्चे ने Coursera के ऊपर Stanford का machine learning का course लिया हुआ है तो they are now proficient in machine learning. I don't think that they would consider it that way because they don't have any solid examples to convince them. But I think it is still a very positive data point to know that this person took the initiative, completed the course, and has a certification. It just shows a little bit of grit and initiative on the part of the student, compared to a student who has done nothing and is just saying कि मैं machine learning के अंदर specialize करना चाहता हूँ, इसलिए मैं apply कर रहा हूँ. So it just helps you understand the profile of the candidate a little bit better. Sohaib, Gohar, do you have anything to add? I think this more or less is spot on. Yeah, I agree. I think this is pretty much it. I think Kandil has covered pretty much everything. Okay, तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया. It's been a very good session. Thank you very much. और आप लोगों से कुछ वक्त के बाद फिर मुलाकात होगी. हम और स्टूडेंट्स और पोस्ट डॉक्स और उधर के प्रोफेशनल्स को दावत देंगे ताकि वो आपके साथ इंटरेक्ट कर सकें. और आप अगर इनके साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो उसका रास्ता मैंने बता दिया है कि इस ईमेल पे info@blackhole.pk पर आप हमें ईमेल भेजेंगे और उसके बाद फिर एक गूगल फॉर्म भरेंगे, जिसके बाद फिर आपका राब्ता इन लोगों के साथ किया जा सकेगा. ओके, थैंक यू वेरी मच. Thank you so much for having us, and thank you so much Thank you. everyone for such great questions. It was really